हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैं रजत जैन आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और अपनी क्लास में। हम लोगों का जो डिस्कशन है वो आगे प्रोसीड करने की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अब देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं और मैंने कहा है कि अभी तक हम बुक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो बुक का इस्तेमाल निषेध है। ठीक है, अब क्यों निषेध है वो आपको समझ में आ जाएगा एक बार। देखो ऐसा है, किताब तो जो आपके पास आएगी ना, तो वो तो बहुत सही आएगी ही, उसकी चिंता तो करना ही मत। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप स्किल्स जो हम चाहते हैं कुछ कुछ डेवलप कर लो, जिससे कि आपको समझ में आए कि अरे किताब खोली और आपको लगे कि ये तो मस्का हो गया एकदम, मतलब मज़ा आ जाएगा एकदम। ठीक है ना। तो अभी बहुत शानदार चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो बुक का इस्तेमाल नहीं करना है। और सबसे पहले हम लोग एक रिवीजन ट्राई मारेंगे, क्योंकि काफ़ी क्लासेस हो गई। ठीक है, और चीज़ें रिवाइज करते रहनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी क्लासेस हम थोड़े थोड़े गैप से करें तो हम एक बार रिवीजन ज़रूर करें। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो हम बताते हैं। देखो सबसे पहली बात तो हमने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया था अबाउट इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर दो टाइप के एनवायरनमेंट और भी होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। देखो दोनों एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो कि हम लोगों को एड्रेस करने होंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे कहा था कि इस तरह का एक एक्रोनियम यूज़ करते थे, और यहाँ पे हमने कहा था कि इस तरह का एक एक्रोनियम यूज़ किया जाता था, पेस्टल एंड कॉस्मिक। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी नहीं रिक्वायर्ड है। बुक में जब जाएंगे डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से पढ़ ही लेंगे और आपको समझ में भी एक ही बार में आ ही जाएगा। तो हम कॉस्मिक की बात करें तो यहाँ पे दो सी हैं, कॉम्पिटिटर एंड कस्टमर। हमने कहा था कि इन पे हमारा खास फोकस रहेगा हमेशा। इनफैक्ट हम जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम लोग कॉम्पिटिटर और कस्टमर पे हमेशा ज़्यादा ध्यान दे के डिसाइड करते हैं। मैंने पहले भी अपने पिछले क्लासेस में भी ये बात समझाई है और मैं अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है कि जो भी बच्चे पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत भी इसके बारे में, वो ऑलरेडी जानते हैं, या कहीं ना कहीं एलिमेंट्री लेवल पे ये चीज़ें डिस्कस हुई भी होती हैं थोड़ी थोड़ी। जो इंटरनल हमारा एनवायरनमेंट होता है वो हमारी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बताता है, या हमारी वीकनेसेस के बारे में बताता है। या तो स्ट्रेंथ के बारे में बताता है या वीकनेसेस के बारे में बताता है। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करो, जैसे मेरे पास, अगर मुझे मान लो पढ़ाने का धंधा करना है और मेरे परिवार में 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों और चारों टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हो, रुचि रखते हो, बचपन में अपने दोस्तों को पढ़ाते पढ़ाते बड़ा करते आए हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी इंटरनल स्ट्रेंथ है? अच्छा, हमारे पास मान लो कैपिटल अच्छा हो, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा हो, ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं। मतलब हम खुद जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मतलब एज इन ओनर्स जो हैं, या ऑलरेडी जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो अच्छे हों, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ का हिस्सा बन सकते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को देख के आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लगाते हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको मिलती है क्या? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो ये सिंपल सा तरीका है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है नहीं। मैक्रो फैक्टर्स जो है वो पूरे इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करते हैं, इंटायर इंडस्ट्री, राइट, एज वी नो एंड एज वी बिलीव। और जबकि जो माइक्रो फैक्टर्स है वो इंडिविजुअल बिजनेस को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो अगर पहले ज़्यादा डिस्कस नहीं भी हुआ था तो हम हर डिस्कशन पे थोड़ा थोड़ा एडिशन करते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर एक बिजनेस है, बिजनेस ये, ठीक है, इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगी बात। तो देखो बिजनेस बनाया मैंने ऐसा, और मैं कह रहा हूँ कि इस बिजनेस के अंदर मतलब जो भी ओनर वोनर है, वो सारे जो लोग हैं, ठीक है ना, एम्प्लॉय वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि वो अगेन हम बाहर से लाते उठा के। तो ये जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी कैपिटल रिसोर्सेज है या जो भी कुछ लगा है, वो सब इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनेगा? इंटरनल एनवायरनमेंट। इस बिजनेस के इर्द गिर्द, इसकी पेरीफेरी में, ठीक है, इसको इम्पैक्ट करने वाली कई सारी चीज़ें होंगी, और इसके और थोड़ा दूर कई सारी चीज़ें होंगी। जो ये वाली कई सारी चीज़ें हैं ये कहलाएंगी मैक्रो, और ये वाली जो है चीज़ें ये कहलाएंगी माइक्रो। ठीक है, तो है तो बिजनेस के बाहर का एनवायरनमेंट तो हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आप देखोगे तो हमारा कस्टमर, अब ऐसा हो सकता है कि जो मेरे पास कस्टमर आ रहा है वो मेरे से अलग तरीके से व्यवहार रखता है, लेकिन जब वो सेम चीज़, सेम टाइप का सामान कहीं और लेने जाता है तो अलग व्यवहार रखता है। ठीक है, जब आप मॉल में जाते हैं तो बार्गेनिंग नहीं करते, लेकिन जब आप नॉर्मल दुकान से खरीदते हैं वैसा सा ही सामान तो आप बार्गेनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कस्टमर अलग से रिएक्ट करता है, अलग तरीके से रिएक्ट करता है।
यानी मैं ऐसा बोलूंगा कि माइक्रो फैक्टर्स अफेक्ट इंडिविजुअल बिजनेसेस डिफरेंटली। हाँ सर। सर क्या ये ड्रॉ करना है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना नॉलेज दे रहा हूँ नॉलेज कैप्चर पे ध्यान दो। बुक में जो भी काम की चीज़ें हैं, ड्रॉ करना नहीं करना सब उसमें है। और बुक एक काइंड ऑफ रिवीजन क्रिएट करना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी क्लास में भी ये मोटिव लेके चल रहे हैं कि हम जितना हो सके और जितना ज़्यादा हो सके डिटेल में रिवीजन करते ही चले, वुड बी बेस्ट फॉर अस। अच्छा, अगर हम बात करें मैक्रो का तो मैं कहूँगा कि इट विल अफेक्ट ऑल बिजनेसेस। ठीक है, इट विल अफेक्ट ऑल बिजनेसेस। जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसी बदलते हैं तो सारे बिजनेसेस पे असर पड़ता है उसका। एक के ऊपर असर पड़ेगा, एक के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमारा कस्टमर हमारे साथ बार्गेन करता है, दूसरी जगह नहीं करता है, ऐसा हो सकता है। हमारा सप्लायर हमें तो महंगी रेट पे देता है लेकिन कहीं और जाके सस्ती रेट पे दे देता है। हम उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हो, तो बोले कि वो हमको ऑर्डर भी बढ़ा देते हैं। मैंने कहा हम तो छोटे लोग हैं, हम कहाँ से अभी से बड़ा ऑर्डर दे देंगे? तो बोले वो आपकी गलती है। ठीक है, हाँ, गरीबी है आप में तो हमारी गलती थोड़ी ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? तो आई बिलीव कि छोटा मोटा चीज़ जो है वो समझ में आ गया। मैं कहूँगा कि मैक्रो फैक्टर्स क्योंकि सबको इम्पैक्ट करते हैं, इससे डील करना पड़ेगा, येस, बट हमारा नज़र जो है वो माइक्रो फैक्टर्स पे ज़्यादा रहती है, क्योंकि रोज़मर्रा का बिजनेस इसके बेसिस पे चल रहा है। और उसमें भी जो एलिमेंट्स हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा नज़र हमारी रहती है 2C पे। कॉस्मिक बोला था ना हमने, तो हमने कहा पहले और आखिरी C पे हमारे को सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी, यानी हमारी सबसे ज़्यादा चिंता इधर रहेगी, कस्टमर्स या फिर कॉम्पिटिटर्स। तो जब भी बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनेंगी, जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करते आएंगे, आगे तक भी जो डिस्कशंस होंगे, आप देखना कस्टमर और कॉम्पिटिटर्स को मद्देनजर रखते हुए मेजर स्ट्रैटेजीज बनाई गई होंगी, या कंसिडरेशन के लिए, मतलब कुछ भी जांच पड़ताल करने के लिए या समझने के लिए या कोई भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ क्या किया जाएगा? इन्हीं का रेफरेंस यूज़ किया जाएगा कि देखो कस्टमर क्या सोच रहा है, कॉम्पिटिटर क्या सोच रहा है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो हमेशा अपने को कंपटीशन से अच्छा करना है, तो ये अपने आप में एक चैलेंज ही है। और क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं तो कस्टमर को उसमें खुशी मिलनी ही चाहिए। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद आपने पढ़ाया था हम लोगों को मिशन और विजन के बारे में, और आपने ऐसे कुछ समझाने की कोशिश करी थी कि हम अगर फ्यूचर सिचुएशन को डेवलप करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि हम यहाँ कहीं पहुँच रहे हैं तो इसे कहेंगे विजन, और जहाँ आप हैं ऑलरेडी आप उसे क्या कहेंगे? मिशन स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है ना, मतलब आप जहाँ पे हो, जहाँ पे से आप स्टार्ट कर रहे हो, या आप जिस वजह पे जहाँ वेयर वी आर, ठीक है, यानी आप करंटली क्या क्या करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मिशन स्टेटमेंट। वेयर वी वांट टू बी, वेयर वी वांट टू बी, ये क्या कहलाएगा? विजन कहलाएगा। एंड आई थिंक हम लोगों ने एक हमारा एक शार्क टैंक वाला डिस्कशन हुआ था बहुत अच्छा, जिसकी वजह से समझाने की कोशिश करी थी कि सामने वाला जो है अगर वो मिशन को नहीं समझ पाएगा तो वो नहीं विजन से कनेक्ट कर पाएगा, इसलिए हमको मिशन स्टेटमेंट स्टेट करना पड़ता है। हालांकि इसकी बहुत डिटेल हम लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन हम कह सकते हैं कि विजन तभी अच्छे हो सकते हैं जब मिशन के साथ लोग जुड़ पाए, और अगर मिशन के साथ लोग जुड़ पा रहे हैं तो मिलकर के विजन अचीव हो सकता है, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज वाई वी नीड टू स्टेट वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू बी, एंड बोथ शुड मेक एन एग्जैक्ट कोरिलेशन, अ गुड कोरिलेशन एटलीस्ट, जिसकी वजह से यहाँ वाला जो बंदा है जो मिशन देख रहा है वो ये सोच पाए कि हाँ ये जो विजन मुझे दिखा रहे हैं ये अंकल जी, कह तो रहे हैं यहाँ तक पहुँच जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे? नहीं पहुँच जाएंगे। तो ये उनको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई पहुँच जाएंगे, ये क्लियर है। ओके, अब ये भी हो गया, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद आपने क्या पढ़ाया था? मैंने कहा देखो सर, हमने कहा था कि बड़े बड़े बिजनेसेस के बारे में समझना, तो हमने कहा कि एसबीयू समझ लेंगे इसलिए, लेकिन एसबीयू समझने के लिए भी तो हम लोगों को आपको बहुत कुछ पढ़ाना पड़ा था। तो हमने कहा था कि देखो पहला पहला आपने क्या पढ़ाया था? हमने हमने आपको बोला था कि देखो बिजनेसेस कैसे ग्रो हुए। तो मैंने कहा शुरुआत में जो बिज़नेस होता था उसमें अपने आप में एक ओनर होता था या एक मैनेजर होता था, और उसके नीचे एम्प्लॉयज़ एंड स्टाफ, सिंगल प्रोडक्ट या सर्विस या लिमिटेड प्रोडक्ट या सर्विस कह लो, लिमिटेड रीजनल कवरेज, जल्दी जल्दी डिसीजन होगा क्योंकि कोई हायरार्की तो है नहीं, खुद ही को डिसाइड करना है, खुद ही का बिजनेस है, खुद ही का स्टाफ है, खुद ही समझो, खुद ही डिसाइड करो, मौज काटो। बहुत बढ़िया। उसके बाद धीरे धीरे हमारी एक ही चीज़ सब जगह जाने लगी, तो हमने कहा फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा चलने वाला स्ट्रक्चर भी है, मोस्टली, या कहूँगा मोस्ट वाइडली यूज्ड। ठीक है, सिर्फ मोस्टली क्यों कहना, मैं कहूँगा मोस्ट वाइडली, ठीक है,
यूज्ड स्ट्रक्चर क्या है हमारे लिए? फंक्शनल स्ट्रक्चर। जनरली दुनिया में मतलब अधिकतर बिजनेसेस जो है वो कोई एक क्षेत्र पकड़ते हैं, एक टाइप का काम पकड़ते हैं, उसको बहुत फैलाते हैं, मतलब जितना भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज तक, टेरिटरीज तक एक्सटेंड कर सकते हैं और उसमें खुश भी रहते हैं। ठीक है, आइडियली ऐसा ही करती है जनरल जनता। तो इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्ट्रक्चर अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर बिजनेसेस इज़ व्हाट? फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब हो सकता है ना, क्योंकि हमारे पास MCQs भी हैं और 15 नंबर के पूछेंगे, तो क्या पता इस तरह का एक सवाल उठ के आ जाए कि आप बताओ मोस्ट वाइडली यूज स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आप आंसर दे देना क्या? फंक्शनल स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स 4 ऑप्शन होंगे, इजी होने वाला है। कुछ कुछ MCQs ही टफ होते हैं, लेकिन हम जब लॉजिकली पढ़ेंगे तो MCQ बिल्कुल भी कोई टफ नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो उसकी तैयारी मैं करा दूंगा, चिंता मत करो किसी भी तरह से। ठीक है, तो हमने कहा कि जो ओनर मैनेजर है जनरली वही क्या कर रहा है? सारे मेजर डिसीजंस लेने वाला है। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम है, तो हम डिपार्टमेंटलाइज करते जाएंगे। मार्केटिंग को अलग रख दो, ऑपरेशंस को अलग रख लो, फाइनेंस को अलग रख लो। ठीक है, और क्या होगा? अब लार्ज जोग्राफिक एरिया कवर कर रहे हैं, तो उनके नीचे मार्केटिंग वालों के नीचे स्टाफ है, ऑपरेशंस वालों के नीचे स्टाफ है, फाइनेंस वालों के नीचे स्टाफ है। इस तरह से काम होगा। आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था डिविजनल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से, कि अगर हमें फिर एक से भी ज़्यादा बिजनेसेस करने पड़े, मतलब और एक्सपैंड होना है, तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि चलो करते हैं। ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे 3 लेवल बन के आ जाएंगे सीधे सीधे: कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। ठीक है, जिन पे तीनों पे मैनेजरियल पोस्ट ही होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टाफ नहीं, मैनेजरियल पोजीशंस होंगी तीनों पे, फंक्शनल लेवल तक भी। मतलब आप समझो, अगर तो ये ITC है और ITC के साथ में चल रहा है सनफीस्ट, तो सनफीस्ट का फाइनेंस मैनेजर कोई छोटा आदमी थोड़ी है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि उसका भी अपना लेवल है, तो ये आदमी उस लेवल पे दिखेगा, इस लेवल पे। ठीक है, सनफीस्ट का फाइनेंशियल मैनेजर ITC के लिए किस लेवल पे दिखेगा? फंक्शनल लेवल पे दिखेगा जाके। बट दैट हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? सो ऑब्वियसली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर भी जाकर के हम लोग अगर क्लासिफिकेशन करें तो भी 3 लेवल पे तो मैनेजमेंट ही है। हाँ, अगर मल्टी डिविजनल जाते हैं तो भी ये सिचुएशन रहेगी, लेकिन अभी अभी हमारी थोड़ी बहुत ओवरसाइट है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। मैंने बताने की भी कोशिश करी है कि इन लिमिटेड बिजनेसेस पे हमारी थोड़ी तो नज़र है अभी, लेकिन अगर हम फर्दर डेलीगेशन कर देंगे, ज़्यादा ही डेलीगेशन कर देंगे, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको मतलब भयंकर डेलीगेशन करने से हमारा क्या होगा? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल टूटेगा, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल टूटेगा। ठीक है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? यस। तो ऐसा हो सकता है ना कि भाई जो ये लोग डिसीजंस लेंगे, बिजनेस लेवल मैनेजर्स या डिसीजंस जो लेंगे, ठीक है, दे मे नॉट बी, दे मे नॉट अलाइन विद ओवरऑल डायरेक्शन। अब अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं क्या इसके नोट्स बना लूँ, क्या इसको कॉपी कर लूँ, ज़रूरत नहीं है। आप अपना ब्रेन खोल के रखें, समझे। याद वाद करना जो है ना, वो मैं सब करा दूंगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मैं सारी करा दूंगा। आपको कुछ अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिर्फ इतना सा ध्यान दें कि हाँ मैंने पढ़ा है, मुझे पता है क्या होता है, दैट्स इट। तो शुरुआत में क्योंकि मेरे पास कम डिविजन्स हैं, तो सिंस डिविजन्स या बिजनेसेस आर लिमिटेड, मैं उनके ऊपर अच्छी ओवरसाइट रख सकता हूँ, थोड़ा कम डेलीगेट करके भी काम करा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंसिव डेलीगेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स। तो एक्सटेंसिव डेलीगेशन, ये इसका एक की टर्म लेना चाहिए हमारे को दिमाग में। ठीक है ना, अभी कुछ भी रट्टाबाजी नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था SBU स्ट्रक्चर, और हमने SBU स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ा था कि अगर एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाए कि हम लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर हमें लॉजिकली क्लासीफाई करना स्टार्ट करना चाहिए और उनका ग्रुप बनाना चाहिए। हर ग्रुप के ऊपर एक मैनेजर बिठा देना चाहिए। ठीक है, फिर उसको सबसे अलग करो और सबसे अच्छा स्ट्रक्चर या सबसे एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अब कई बच्चों ने तो हो सकता है ये चार्ट पहले ड्रॉ कर रखा हो, लेकिन हमने क्लास में अगर नहीं करवाया है, तो मैं चाहता हूँ, ठीक है ना, मतलब हो सकता है इसके पीछे कुछ बच्चों ने कर लिया हो, कुछ बच्चों ने नहीं करा हो। हमारी डेमो क्लासेस में क्या है, इस तरह से रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये बना लें, ठीक है, अपनी कॉपी में बनाएं। तो कॉपी में अभी तक हमने कुछ नहीं करा है। कॉपी में आप सिर्फ ये लिखें, एक हेडिंग डालें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। क्या डालेंगे? एक हेडिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, और इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5,
ये जो मैंने रूट दिखाए आपको दिख रहा है कि ये एक्सपैंड होते जा रहे हैं। सिंपल से और बड़ा करेंगे तो फंक्शनल, फंक्शनल से और बड़ा करेंगे तो डिविजनल, डिविजनल के बाद और एक्सपेंशन करना है तो एम फॉर्म डिविजनल, और उसके बाद अगर बहुत एक्सपेंशन कर रहे हो, संभाल नहीं पा रहे हो बिजनेस को, तो एसबीयू स्ट्रक्चर में डालना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत अगर ध्यान हो तो एसबीयू स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ बड़ी क्लियरली आपको समझाने की भी कोशिश करी थी कि हम अब क्या कर रहे हैं। हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर अगर हम लोगों के पास एक मेन फैशन ब्रांड है, एक फीमेल फैशन ब्रांड है, ठीक है, और एक किड्स का फैशन ब्रांड है, तो क्यों ना एक एसबीयू बनाया जाए फैशन, ठीक है। इसके ऊपर एक मैनेजर बिठाया जाए, हो सकता है तो यहाँ के कुछ फ्री लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। होते हैं ना कॉर्पोरेट लेवल पे हर जना अभी अवेलेबल नहीं होता है, काम नहीं कर रहा होता, या कहीं कुछ कॉमन पोस्ट होती है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है? कुछ नहीं, लूडो खेलता है। ठीक है, मतलब जनरली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तब आती है जब बंदा एबसेंट हो, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लोग संभाल सकते हैं ऐसे आके कि ठीक है, मैं ये 3 बिजनेस को मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ही लॉजिक पे लगते हैं, तो मैं फैशन अच्छा समझता हूँ, क्यों ना मैं देखूँ, क्यों ना बाकी लोग देखें 3 बिजनेस को। तो क्या होगा, इनके लिए भी मीटिंग करना भी आसान है, आपस में मिलते भी रहते हैं, प्लस कोऑर्डिनेशन आसान हो जाएगा, राइट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं अगर हम इस तरह का काम करते हैं तो हम एसबीओ स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, जहां पे क्या होगी, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस होगी, और हम लोगों को कहीं ना कहीं लॉजिकल ग्रुपिंग क्या करेगी, फायदा देगी भी। तो हम लोगों को इसका फायदा उठाना आना चाहिए। तो आई बिलीव दिस इज फाइन, ठीक है। ये ड्रॉ कर रहे थे, कर लो एक बारी, क्योंकि कई लोग पूछ लेते एकदम से कि सर मेरा एसबीओ स्ट्रक्चर का रिवीजन नहीं हुआ, तो मैंने कहा करा देते चलो साथ के साथ, ठीक है। तो ये ड्रॉ करो, लिख लो, 2-5 मिनट जो भी लगेगा लगेगा, इसी तरह से लिखना फैला फैला के, बाद में मत बोलना कि सर छोटा हो गया। आप देखोगे ना तो देखो, सिंपल के बाद फंक्शनल के बाद डिविजनल में इतना कोई फर्क नहीं है स्पेलिंग में, लेकिन मैंने थोड़ा और फैला के लिखा है, ठीक है। फिर एम फॉर्म डिविजनल तो फैल ही जाएगा, फिर एस बी यू लिख के फिर ब्रैकेट में एस बी यू डाल के फिर स्ट्रक्चर लिखा है, इसलिए ताकि फैल पाए, नहीं तो एम फॉर्म डिविजनल से छोटा लिखा जाएगा, तो लिखाई छोटी होगी, तो आप ये जैसा पिरामिड जो बनाना चाह रहे हो वो बना नहीं पाएंगे। आपको ये नंबरिंग भी देनी है, 1 2 3 4 5, रूट 1 अगर जाना है तो 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 हम समझ चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जो नया पढ़ना है वो समझना है, एक बार ड्रॉ करो आराम से। ला 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 ला। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। कम गा रहा हूँ, मेरा गला खराब चल रहा है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा, तो रिकवरी हो गई है 60-70%, लेकिन गले पे स्ट्रेन पड़ रहा है तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आप थोड़े टाइम, मेरे को लगता है कि मेरे साथ बेयर करो। मैं पक्का जल्दी, मतलब बहुत जल्द, अब मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि ट्रीटमेंट मेरे को लग गई है सही, ठीक है ना। ओके, तो अगर हम सिर्फ एज अ व्यू पॉइंट अगर एक जजमेंट करने की कोशिश करें, मुझे लगता है लिख लिया होगा 1 2 3 4 5 करके रूट 1। तो हमने कहा एक्सपेंशन का एक तरीका तो है 1 2 3 4 5 करके, और फिर आप ये भी बनाना 1 2 एंड 6, मतलब हम 2 के बाद 3 4 5 को अवॉइड करके एक छठे स्ट्रक्चर पे चल गए जिसका नाम है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ऐसा बना लो, ठीक है, बाद में काम आएगा। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 5 में काम आएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो साथ साथ, डिस्कस्ड लेटर इन चैप्टर 5, क्योंकि अभी तो मैं आपको चैप्टर 5 का बस यही पढ़ा रहा हूँ, और सिग्निफिकेंट टॉपिक है। हमने कुछ कुछ चैप्टर 1 से पढ़ लिया है, कुछ 2 से पढ़ लिया है, कुछ 3 से भी पढ़ लिया है, अब कुछ 4 से भी पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया है, और 5 पे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा है, ये ड्रॉ ज़रूर कर लें और ये रूट डाल दें। अच्छा, रूट 2 ये है, और कुछ अदर स्ट्रक्चर्स भी रहेंगे, आप ये सारी चीज़ें लिख लेना, ठीक है।
ये जो नए नाम मैं लिख रहा हूँ इनको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे, बट आई वांट कि अपना नोटेशन जो भी हो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं आपको पहले से लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन फ्यूचर, जस्ट राइट इट एंड प्रॉब्ली अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो आप बस इसे लिख लें एक बार और हम लोगों का काम हो गया समझो। ए मेरे दिल तू गाए जा, वाए हो वाए जीवन खुशियों का एक झोंका सा है, हाँ कोई झोंका सा है। चलो जी, मेरे हिसाब से लिख लिया होगा और आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हम बाद में और ढंग से चर्चा करेंगे। आपको याद होगा तो हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना था, क्योंकि हम लोग एसबीओ तक पहुंच गए थे, तो मैंने कहा था हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा पोर्टफोलियो एनालिसिस। और पोर्टफोलियो एनालिसिस को पढ़ने के लिए पहला टॉपिक जो आना चाहिए वो तो एसबीयू है ही, जिसको डिस्कस कर चुके। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वो था एक्सपीरियंस कर्व का, जिसको मैंने कहा था कि लर्निंग कर्व के नाम से भी काफ़ी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर एक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एंटिटी को अच्छे खासे साल हो जाए, 20-20 साल से है मान लो, तो उनका जो रिसोर्सेज है पर यूनिट वो कम हो जाएगा, एवरेज रिसोर्स कंजम्पशन कम हो जाएगा। जैसे जैसे उन्होंने ज़्यादा ज़्यादा काम करा, ऐड करते गए, काम बढ़ाते गए, वैसे वैसे उनकी कॉस्ट पर यूनिट कहीं ना कहीं कम होती नज़र आएगी, ठीक है। तो हमने कहा कि कुछ फर्म्स जो होंगे आपके पोर्टफोलियो में वो इस पॉइंट बी पे, जो कि बेनिफिशियल पॉइंट है, वहाँ पे ऑपरेट कर रहे होंगे, कुछ ए पे भी होंगे। तो आपको अपने डिसीजंस और जजमेंट्स लेने में हेल्प मिलेगी विद द यूज़ ऑफ व्हाट, एक्सपीरियंस कर्व। ओके, तो मैंने कहा कि आपको एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन होगा, प्राइस कंपटीशन जो है वो आप कहीं ना कहीं आप पे असर नहीं देगा, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, एफिशिएंसी का फ़ायदा उठा पाएंगे। और एक और कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करा था विच वाज रिलेटेड टू दिस वाज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और मैंने कहा था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमको कहीं ना कहीं एक आइडिया देती है कि इंट्रोडक्शन के जो बिजनेसेस है उनमें हाई कैश रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है, तो उनको फंडिंग की ज़रूरत होगी। जबकि मेच्योरिटी बिजनेसेस जो है, इंट्रोडक्शन और ग्रोथ तो क्योंकि रिक्वायर करेंगे फंड्स, मेच्योरिटी बिजनेसेस विल हैव फंड्स टू प्रोवाइड टू व्हाट, इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ बिजनेसेस। और डिक्लाइन हो तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। क्या आपको अभी चलाते रहना है तो चलाते रहें, क्योंकि एकदम ज़ीरो तो हो नहीं गया है, ठीक है। अगर आपको बंद करना है तो आप बंद कर दीजिए, या फिर आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट को रिन्यू कर देना चाहिए तो रिन्यू कर दीजिए। तो रिन्यूअल का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कार मार्केट के अंदर कैसे होता है। ओके, देन अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, तो मैंने आपको कहा था कि बुक का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा बुक की तरफ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बुकिश नहीं जा रहे हैं। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने ये पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, और ये लास्ट रिवीजन में भी कवर करा था, लास्ट क्लास में लास्टली रीडिस्कस यही हुआ था, पोर्टफोलियो एनालिसिस के वेरियस मेथड्स या वेरियस मैट्रिक्स। तो पहला था जो था उसका नाम था पीसीजी मैट्रिक्स। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, थोड़ा बहुत भी याद हो, देखो वैसे तो डिट्टो डिट्टो पूरा याद होगा तुमको, मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत अच्छे से हमारा डिस्कशन हुआ है इसमें। तो हमने कहा था कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मार्केट ग्रोथ रेट, बना के हमेशा इसलिए देखना चाहिए कोई भी मैट्रिक्स, बिकॉज हम लोगों को समझ में आता है कि उसकी लेबलिंग के लिए कितना स्पेस चाहिए, कितनी जगह चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, एकदम लेफ्ट से चिपका के स्टार्ट करेंगे तो अटक जाएंगे, ठीक है। सो वी डोंट वांट कि ऐसा कुछ हो। और एक और कॉन्सेप्ट था रिलेटिव मार्केट शेयर, रिलेटिव मार्केट शेयर, और ये भी क्या हो सकता है हमारे लिए, हाई या फिर लो। हमने कहा था कि अगर बिजनेस यहाँ पे फॉल करता है तो हम उन्हें स्टार्स बोलते हैं, इधर फॉल करता है तो हम उन्हें कैश काउस बोलते हैं, इधर फॉल करता है तो हम उन्हें प्रॉब्लम चाइल्ड कह सकते हैं, ठीक है, या डॉग्स कह सकते हैं, या वाइल्ड कैट्स कह सकते हैं। और लास्टली अगर इधर फॉल करता है तो डॉग्स कहेंगे। अरे मैंने यहाँ पे कैसे डाल दिया बच्चों, गलती, गलती तुम्हारी है। हाँ, मैं देख रहा था कौन सा बच्चा ज़्यादा होशियारी से कर रहा है।
ठीक है, तो इन्हें वाइल्ड कैट्स भी बोलते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। प्रॉब्लम चाइल्ड लिखना चाहता था, जगह इतनी मिली नहीं तो मैं पीसी लिख देता हूँ, पर प्रियंका चोपड़ा मत मान लेना, ठीक है। वो तो जंगली बिल्ली थी ना, नहीं वो कोई भी नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम चाइल्ड, ठीक है, ओके। आई बिलीव आपको समझ में आ गया। अगर आपको ध्यान हो तो मार्केट ग्रोथ रेट में सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं आता है। मैं कहूँगा कि मार्केट अट्रैक्टिवनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। मार्केट अट्रैक्टिवनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसका छोटा सा हिस्सा मार्केट ग्रोथ रेट के अंदर आता है। सिमिलरली बिजनेस की ताकत यानी बिजनेस की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें एक छोटा सा फैक्टर रिलेटिव मार्केट शेयर भी है। और हमने इनको बहुत अच्छे से, जितना भी क्रूशल डिस्कशन इन पे हो सकता था, आई थिंक वी हैड डन, ठीक है। प्रॉब्ली कहीं मिल भी जाएगा, पीछे थोड़ा सा जाने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है, और आपको क्लिक भी कर जाएगा। सो वी हैव हैड दिस काइंड ऑफ अ डिस्कशन एंड आई बिलीव कि हम लोगों को कोई तकलीफ इसमें होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर 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 क्लियर। अरे यार कहाँ इधर उधर घूम रहे हम लोग, चलो वापस आ जाते हैं। अच्छा जी, तो सर हम लोगों को ये सब तो आपने बता दिया था। अब मैं कह रहा हूँ कि हमारा कहीं ना कहीं डिस्कशन बीसीजी मैट्रिक्स का जब हुआ था तो हमने कहा था कि बीसीजी मैट्रिक्स के बाद हमारे पास 4 स्ट्रैटेजीज आती है फॉलो करने के लिए, ठीक है। और वो कौन सी स्ट्रैटेजीज थी? हार्वेस्ट, डाइवेस्ट, ठीक है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बिल्ड और होल्ड। तो वैसे तो अगर हम एकदम सीक्वेंशियली बोल रहे तो बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट, नहीं तो हम जैसे भी मैंने स्टेट कर दिया, कोई फ़र्क इससे पड़ने नहीं वाला है। तो कहीं ना कहीं हम बिल्ड में कहते हैं कि आप एक्सपेंशन पे ध्यान दीजिए और भूल जाइए कि शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। होल्ड में आप अपना मार्केट शेयर प्रिजर्व कीजिए, ठीक है, मार्केट शेयर प्रिजर्व कीजिए अपना होल्ड में। अच्छा, हार्वेस्ट के केस में आप शॉर्ट टर्म कैश फ्लो या कैश अर्निंग्स पे ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो आपको लग रहा है कि वो सिचुएशन ऐसी बनी है कि जहाँ पे पैसे कमा लेना है या जो पैसे बन रहे हैं वो बना लेना अच्छा है। और डॉग्स क्या है कि भाई हम इन बिजनेसेस को बंद करें, ठीक है ना, मतलब हम करें इन्वेस्ट समवेयर एल्स, ठीक है, इन्वेस्ट एल्सवेयर, ठीक है, कहीं और पैसा लगाइए, यहाँ से निकलिए, ठीक है। तो जहाँ पे हैं वो, अब आपका मन हो सकता है, मन ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम चाइल्ड को डाइवेस्ट कर दूँ, मन ये भी हो सकता है प्रॉब्लम चाइल्ड में बिल्ड कर दूँ, मन ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम चाइल्ड को होल्ड कर लूँ, कम से कम जो कम मार्केट शेयर भी है उसको प्रिजर्व कर लूँ, क्या पता कल क्या हो, ठीक है, या हो सकता है कि निकल जाऊँ बाहर, ठीक है। तो सबके अपने अपने निर्णय हो सकते हैं लेने के, ठीक है। तो हम ऐसा कहीं भी नहीं कह रहे कि बीसीजी हमें क्लियरली बता रहा है कि हमें ये ही करना है ये केस में, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे अक्सर जो गलती करते हैं वो यही करते हैं, वो लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं नहीं बीसीजी तो हमें बता रहा है कि हमें क्या क्या करना है। नहीं, बीसीजी आपको नहीं बता रहा है, बीसीजी आपको मना कर रहा है कि मैं कुछ नहीं बता रहा, आप खुद देख लेना, ओके। बीसीजी तो यही कह रहा है कि भाई डिसाइड ऑन योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट टू डू। तो मैंने कहा ठीक है, आई बिलीव आपको समझ में आ गया। और बीसीजी जो है उसके कुछ लिमिटेशंस भी पढ़े थे हम लोगों ने। तो लिमिटेशंस ऑफ बीसीजी क्या क्या थे? बीसीजी मैट्रिक्स का बात करूँ तो उसके लिमिटेशंस क्या क्या थे? तो नंबर 1 अगर मैं आपसे बात करूँ, नंबर 1, ठीक है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। भाई आप सोचो कि अगर तो मुझे मैनेजर बिठाना पड़े, पैसे खर्चने पड़े, ठीक है, मैनेजर बिठाना पड़े, पैसे खर्चने पड़े और उसको कहना भी पड़े कि भाई आप इस पे टाइम लगाओ आराम से, उसकी फ़ीस तो बनेगी। तो अगर आप स्ट्रैटेजिक एनालिसिस पे किसी को बिठाते हो तो उसका टाइम तो लगता ही है। दूसरा, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू डिफाइन, एसबीयूज। ऊपर से आपको मेजर करना है क्या? मार्केट शेयर एंड ग्रोथ। मजाक थोड़ी है। आप देखो उस मैट्रिक्स को, क्या मार्केट शेयर्स इजीली अवेलेबल होते?
इनफैक्ट हर इंडस्ट्री का प्रॉब्लम यही है कि मार्केट शेयर नहीं पता। अब कार इंडस्ट्री में तो आ जाता है कि मारुति ने आज इस साल, इस गत वर्ष में 45% जो मार्केट शेयर रहा कार की सेल्स में, बुरा मारुति सुजुकी का। तो जब ये शेयर लिखा आता है मारुति सुजुकी का, वो इसलिए आ जाता है क्योंकि आप जब भी आप इस तरह के बिजनेस में होते हैं, कार वाले बिजनेस में होते हो, तो एक आरटीओ रजिस्ट्रेशन होता है। आरटीओ में मेक मॉडल सब कुछ होता है, तो सरकार के पास ये क्लियर कट डेटा होता है कि कौन सी कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कौन सी कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची है। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखो तो क्या मार्केट शेयर अवेलेबल है? टीचिंग में कोई जना क्लियरली नहीं बोल सकता कि किसका मार्केट शेयर कितना और कितने परसेंटेज है। ठीक है, सबके पास सिर्फ नंबर्स हो सकते हैं कि मैं इतने बच्चे पढ़ा रहा हूँ, मैं इतने बच्चे पढ़ा रहा हूँ, मैं इतने बच्चे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जितना आसान है लिखना, उतना आसान नहीं है मिल पाना। ठीक है, सिमिलरली ग्रोथ रेट जो है वो डिटरमिन करना इतना आसान नहीं है जितना आसान से बोलना है कि हाँ होगा तो हम निकाल लेंगे। अरे होगा तो तुम प्लेस तो कर दोगे, बट निकाल तो सही। ठीक है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वेदर द ग्रोथ रेट हैज बिन, मतलब अपने पास अवेलेबल होगी कि भी नहीं होगी, एज वेल एज अपने को मार्केट शेयर कैसे कंप्यूट करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, नो बडी नोज। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें एक और चीज़ आती है, वो ये है कि भाई ये करंट बिजनेसेस के ऊपर ध्यान देता है। करंट बिजनेसेस के ऊपर, जैसे इंस्टाग्राम वाले नहीं बोलते टिक लगाते हैं, करंट बिजनेसेस यस, फ्यूचर प्लानिंग नहीं। इनफैक्ट आपको ध्यान होगा कि मैं तो ऐसा भी कहता था कि अगर कोई नया बिजनेस है, नवा एकदम नया, ठीक है ना, एकदम नया चालू किया है, मतलब बस तंदूर चढ़ाया ही है उसने, ठीक है, वो बिजनेस जो यहाँ पे चालू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, वो हमेशा ही, क्योंकि उसका मार्केट शेयर तो होगा नहीं वो पॉइंट पे, तो कोई भी नया बिजनेस चाहे कितना भी वंडरफुल आइडिया लाए, चाहे कुछ ही करे, कहाँ कहलाएगा? प्रॉब्लम चाइल्ड से ही चालू करेगा। मतलब अच्छे से अच्छा प्रॉब्लम चाइल्ड से ही चालू करेगा, या तो प्रॉब्लम चाइल्ड से चालू करेगा या डॉग से चालू करेगा। सोच के देख रहे हो आप? मतलब आपको सुन के भी बुरा लग रहा होगा कि यार ये स्थिति हो जाएगी मतलब हम लोगों की। ठीक है, मतलब ये करने आए थे। ठीक है, सो आइदर यू वुड बी क्लासिफाइड एज अ प्रॉब्लम चाइल्ड और अ वाइल्ड कैट और अ क्वेश्चन मार्क, और यू वुड बी क्लासिफाइड एज अ डॉग, विच इज वेरी बैड। मतलब ये इसने क्या फ्यूचर के बारे में बताया? मतलब उस बिजनेस का पोटेंशियल की तो कुछ रह ही नहीं गई ना, कोई इज्जत ही नहीं रह गई। आई बिलीव समझ में आ रहा है आपको? तो लिमिटेशंस जो है ये क्लियर हो रहे हैं थोड़े थोड़े करके, है ना, हम लोगों को 1 2 3 क्लियर। ओके, चौथा लिमिटेशन क्या है कि देखो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये ल्योर करेगा, लालच, लालच देता है ना, लालच। ठीक है, तो हमारा क्या हो सकता है? इट मे लीड अस, या इट मे लीड मैनेजर्स टू फोकस मोर ऑन मार्केट शेयर और ग्रोथ। या तो भाई मार्केट शेयर को ग्रो कर लो, या फिर एंट्री इनटू अट्रैक्टिव न्यू मार्केट्स। सर क्या ये नोट करना है? मैंने कहा नो नीड, सिर्फ समझते चलो बस। ठीक है, समझाना मेरा दायित्व है और मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, आप सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो हमने कहा कि भैया डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, एसबीयूज को डिफाइन करना मुश्किल है, उनको मेजर कैसे करेंगे मार्केट शेयर और ग्रोथ भी? एसबीयू क्लासीफाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ अलग से क्लासिफिकेशन में अलग तरीके से चली जाएंगी। जैसे आप देखेंगे तो ये बॉटल जो है, ये बॉटल, अब मेरे पास में 2 बॉटल्स हैं, ठीक है, और ये दोनों स्टील की बॉटल है, जिस तरह से बजरी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब कोई कंपनी हो सकता है स्टील का एसबीयू क्लासिफाई करके इन दोनों को एक साथ पटक दे, ठीक है, इन दोनों ब्रांड्स को। ठीक है, और हो सकता है कि कोई कंपनी जिनके पास ये दोनों चीज़ें हो, इन्हें बॉटल्स में क्लासिफाई कर ले। भाई इसका क्लासिफिकेशन दोनों तरह से हो सकता है ना, कहीं ना कहीं। हाँ, तो मैं इन्हें कह सकता हूँ कि धातु के रूप में भी क्लासिफाई कर सकता हूँ, तो मैं इन्हें बॉटल के रूप में भी क्लासिफाई कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो अगर हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन मौजूद हैं, जो कि हमेशा रहेंगे, एसबीयूज में यू विल हैव डिफरेंट लॉजिक्स टू क्लासिफाई डिफरेंट बिजनेसेस, तो डिफाइनिंग एसबीयूज इज नॉट आल्सो एन इजी जॉब। ठीक है, करंट बिजनेसेस के बारे में बहुत कुछ बता देता है कि कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग के बारे में नहीं बताता है। मतलब ऐसे बिजनेसेस जो पोटेंशियली अच्छा कर सकते हैं, उनको अगर आप बीसीजी से एनालाइज करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 ही फैक्टर है बेचारे के पास।
एक तो मार्केट शेयर नई बिजनेस का कैसे अच्छा रहेगा अभी बताना। और ग्रोथ रेट, तो मार्केट का ग्रोथ रेट है भी या नहीं भी है, ठीक है, उससे क्या समझ में आएगा। अच्छा दूसरी बात, चौथी बात वो क्या बोल रहा है कि हमारा फोकस क्या हो गया, प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना हमारा फोकस नहीं है कि कैसे अपने प्रोडक्ट में चार चांदी लगाए कि और महंगा बेच पाए और अच्छा प्रीमियम पैसा ला पाए, वो नहीं सोच रहे। हम ये सोच रहे नहीं मार्केट शेयर बढ़ाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है। हो सकता है ना प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सकती हो सकता है थोड़ा ब्रांडिंग पे काम कर सकते हो, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, थोड़ा महंगा बेच पा रहे हैं, निश लेवल पे जा रहा है और पैसे ला रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा दूसरी बात, कुछ अच्छे बिजनेसेस बंद करके जहां भी हमें ग्रोथ रेट ज़्यादा दिखेगी हम तो वहां चल पड़ेंगे, क्योंकि हमारा फैक्टर ऑफ एनालिसिस क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव मार्केट शेयर एंड व्हाट, मार्केट अट्रैक्टिवनेस। तो अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा भी, है ना, और हम इसको रिवाइज अच्छे से वापस से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पे से क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। मतलब ये मैट्रिक्स तो एग्जाम में मतलब प्रिय है, ठीक है, और ऐसा मान लीजिए कि अगर एक अटेम्प्ट में नहीं आता है ना तो उसके अगले अटेम्प्ट में इस पे क्वेश्चन होता है, यानी हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में आ ही जाता है इस पे सवाल, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए कि देखो हमने कहा कि अगर हम बात करें मार्केट अट्रैक्टिवनेस की, इसकी बात करें मार्केट अट्रैक्टिवनेस की, तो उसमें साइज ऑफ मार्केट भी आता है। हाँ जी सर आता है, ये सारा रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। मार्केट ग्रोथ रेट भी आएगा, तो आप कहेंगे जी हाँ आएगा, मार्केट ग्रोथ रेट भी आएगा। अच्छा, क्या उसमें इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी आएगी? इंडस्ट्री अगर प्रॉफिटेबल है तो इसका मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। मैं इसका ना बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। देखो समझो, पहले ना एजुकेशन इंडस्ट्री, ठीक है, कैसे चलता था, लिमिटेड टीचर्स होते थे क्योंकि लोग ना इसको एज अ सीरियस प्रोफेशन कंसिडर नहीं करते थे। मजाक नहीं कर रहा, मतलब टीचरों को बोला जाता था कि ये तो मास्टर जी आ गए, मास्टर जी पता नहीं क्या ही करते होंगे। जैसे ना मैं आपको बताता हूँ, मेरी शादी ना 2019 में हुई, ठीक है, तो 18 में शादी तय हो गई, ठीक है। तो वो टाइम पे मैं एल्डाइन सीए पढ़ा रहा था, ठीक है, तब आईटी वाला और ईआईएसएसएम वाला सब्जेक्ट और ये सब पढ़ाया करता था। तो जब मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था तो अब मेरे घर वाले जो हैं, मेरे जो फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं, ठीक है, तो वो नेचर ऑफ बिजनेस को समझ गए। तो उनको लगा कि लड़का जो है अच्छा है, हमारे जो रजत बाबू हैं अच्छे हैं, ये ग्रो कर जाएंगे अपने जीवन में, ठीक है। तब स्टार्ट ही किया था मैंने, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन उनको पोटेंशियल देख के, होता है ना कि अपनी भाई एक CS लड़की दे रहे हैं तो पोटेंशियल देख के देते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई देख लेते हैं। तो उनको क्या लगा, उनको ये लगा कि इंडस्ट्री ठीक है इनकी, ये एजुकेशन में है और एजुकेशन में अभी टीचर्स भी लिमिटेड हैं। 2018-19 तक वाकई में कम टीचर्स ही हुआ करते थे, ठीक है, और मैं खुद को यंगेस्ट भी बोलता था, मैं तो बहुत खुश भी था इस बात पे, ठीक है। और मेरे मेरे साथ आसपास मेरे को दिखता भी नहीं था कि बहुत कोई टीचर्स आ रहे हो, लेकिन अब आजकल आप देखेंगे तो बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं, ठीक है, और यूट्यूब वगैरह भी सब नया था उस टाइम पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं जब ग्रो कर रहा था तो उनको ये दिख रहा था कि टीचिंग इंडस्ट्री भी अच्छा ग्रो कर रही है तो ये इंसान भी अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। कोविड आया तो हमें और मौका मिला ग्रो करने का क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन और बढ़ गया, ठीक है, तो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल होता गया। अब अगर आप देखेंगे तो अब ये धीरे धीरे कैसे हो रहा है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक हो रही है। तो काफ़ी बार क्या होता है, इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, या फिर जो लोग इंडस्ट्री में पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ना एक दिमाग में सेट करके रखते हैं कि नहीं ये बेस प्राइस तो है, चाहे मेरे से ले, चाहे उससे ले, चाहे उससे ले, चाहे उससे ले, ये प्राइस तो हम मेंटेन कर लेंगे। तो यानी मार्केट क्या हो गया, अट्रैक्टिव हो गया वो केस में, मतलब चाहे मार्केट ग्रोथ रेट ना हो लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल इंडस्ट्री की अच्छी है, तो वाई नॉट। तो एजुकेशन में आप जानते ही हो कि जनरली हम लोग 10 से 15% के एक्सपेंडिचर पे, ठीक है ना, ये हमारा फिक्स्ड एक्सपेंडिचर 10 से 15% का होता है, और कुछ वेरिएबल एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि 20% के आसपास हम लोगों को प्रेफर होते हैं। उसके बाद अगर हमें बिजनेस पार्टनर्स को पे करना है, सेंटर पार्टनर्स को पे करना है, तो उनके कमीशंस वगैरह मिला करके आप लोगों तक हमारी क्लास जाती है, तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 50% के आसपास होता है। ना 50% एक इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी होना इज अ ग्रेट लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। खासकर अब जब ये ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह भी हो पा रहा है तो ये प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि आप सोचो ना, अगर किसी के पास 1000 स्टूडेंट्स भी है
ठीक है, और 1000 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, 1000 हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर 1000 स्टूडेंट्स भी है और वो 50% प्रॉफिटेबिलिटी लेके आ रहा है, तो आपको फीस मल्टीप्लिकेशन वगैरह आता ही है कि एक बैच से कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस तरह का काम हो रहा है, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, सो इट काइंड ऑफ टेल्स यू कि इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी कितना रेलेवेंस होल्ड करती है। ठीक है, और भी हमने फैक्टर्स पढ़े थे, जिसमें से एक और चीज थी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। अगर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि मजा आ रहा है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, तो अगर ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे फेवर में काम कर रही हों तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव हो जाती है, मार्केट अट्रैक्टिव हो जाती है। मार्केट ग्रोथ रेट केवल एक ही फंडा है, केवल और केवल एक ही फंडा है जो किसने इस्तेमाल करा है सर, वो इसने इस्तेमाल करा है, किसने, BCG ने। ठीक है, आपको समझ में आया। सो BCG इज एन इनकम्प्लीट मैट्रिक्स, ये तो हम बोल सकते हैं मार्केट अट्रैक्टिवनेस को देख के। लेकिन अगर एक और बात मैं करूं किसकी सर, बिजनेस स्ट्रेंथ की, तो बिजनेस स्ट्रेंथ में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि नंबर 1 रिलेटिव मार्केट शेयर, जो कि हमने कहाँ पढ़ा, BCG में पढ़ा। ये कहाँ था, ये तो BCG में भी था सर, BCG में भी था, इसको तो अलग से सुनहरा कर दो। मैंने कहा हाँ भाई हो जाओ तुम कि सर सुनहरा कर रहे हो कि नारंगी, जो मान लो कर रहा हो। ठीक है, तो ये तो हो गया BCG की कहानी, ये क्या हो गई, BCG की कहानी। अब अगर मैं दूसरी बात करूं रिलेटिव मार्केट शेयर के अलावा, तो और क्या क्या हम लोगों ने कवर करा था, तो मैंने कहा देखो एक होते हैं मार्केट शेयर का ग्रोथ रेट, एक तो है मार्केट शेयर कितना है, मैंने कहा एक मार्केट शेयर बढ़ कितनी तेजी से रहा है, वो भी तो मैटर करता है। तो अगर कोई नया नया प्लेयर आया है बाजार में लेकिन वो तेजी से भाग रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, नया प्लेयर आया इंडिया में किया, तो किया किया क्या किया, क्या किया रे सनम, तो वो जो भी है ना, हाँ वो किया वाली जो कंपनी आई, तो आपको भी पता है कि युंडई की एक सिस्टर कंसर्न है ना, मतलब युंडई इसका पेरेंट ओनर भी है, और किया और युंडई एक जैसी गाड़ियां ही बनाते हैं लगभग लगभग। तो युंडई के डीलरशिप नेटवर्क बहुत अच्छे थे ऑलरेडी, तो किया जब बाजार में आया तो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ आया। ठीक है, जो कि एक और हमारी चीज हो जाएगी कि हमारा एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना है, या डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कैसी है। ठीक है, तो किया के पास आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बहुत अच्छी आई शुरुआत से ही। ठीक है, और 170 सिटीज में लगभग लगभग एक साथ ही इनके शोरूम खुल गए, और ये बहुत बड़ी बात है। तो किया ने जब स्टार्ट करा तो किया के पास ऑलरेडी एक्सेस हो गया बहुत बड़ा सारा कस्टमर डेटाबेस का भी, बाकी सारी चीज़ों का भी, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्रिएट हुई, और मार्केट शेयर भी तेजी से बढ़ रहा था। तो ऑल दो रिलेटिव मार्केट शेयर हो सकता है कंपैरेटिवली काफ़ी गाड़ी की कंपनियों से कम हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या ये एक बिजनेस की स्ट्रेंथ को नहीं दर्शाता, 100% दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर जाते हैं, तो हम लोगों को सिर्फ इतना सा नहीं देखना चाहिए, हम लोगों को और भी अच्छे से ताक झांक करेंगे तो समझ में आएगा। एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो स्ट्रेंथ है ना खुद की। देखो इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है वो तो इंडस्ट्री बता रही है, इंडस्ट्री हेल्प कर रही है आपकी, लेकिन एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम अपना प्रोडक्ट महंगा बेच पाते हैं, हम अपना प्रोडक्ट महंगा बेच पाते हैं। अच्छा मान लो कस्टमर की लॉयल्टी है, क्या कस्टमर लॉयल्टी वो हमारी तरफ ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, तो लोग हमारे पास ही आते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारी और अलग अलग कंपनीज अलग अलग चीज़ें बना रही हैं। जैसे सीमेंट में आज भी लोग अंबुजा सीमेंट या अल्ट्राटेक सीमेंट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, लोग बाकी सीमेंट कंपनीज पे उतना भरोसा नहीं करते। अभी अपना अपनी अपनी बात है, क्योंकि हर निर्माण की जान अंबुजा सीमेंट है, ऐसा बोल के लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बांगड़ सीमेंट भी आता है, लेकिन आपको भी अगर मैं बोलूंगा ना कि आपको घर बनाना है, तो आपके दिमाग में एक वो रहेगी, एक फिरकी रहेगी कि अरे यार बांगड़ बांगड़ और ये श्री सीमेंट और ये सब ना लेके, जेके लक्ष्मी ना लेके, मैं करता हूँ मैं अल्ट्राटेक या फिर अंबुजा लगाता हूँ यार। ठीक है, दिमाग में रहता है ऐसा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये सही है, लेकिन मैं कहूँगा दिमाग में रहता है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने कहा कि BCG ने हम लोगों को खुला छोड़ दिया था। खुला छोड़ दिया था मतलब सर, खुला ऐसे छोड़ दिया, उसने कहा कि तुम डिसाइड करो किसको करना है हार्वेस्ट, किसको करना है डाइवेस्ट, किसको करना है बिल्ड और किसको करना है होल्ड, तुम्हारी मर्जी। क्योंकि हमको भी नहीं पता, क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स कंसिडर नहीं करे हैं। दैट इज वाई स्ट्रैटेजी का जो चॉइस है, स्ट्रैटेजी जो चॉइस है
वो क्या है, इट इज केप्ट ओपन। ठीक है, मतलब मैनेजेरियल डिस्क्रिशन पे है। ठीक है, आपकी स्वेच्छा पे है, आपकी सद्बुद्धि जो आप लगाना चाहें उसके ऊपर है ये, कि आप कितना चीज़ों को कैसे इवैल्यूएट करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप आराम से लंबा चौड़ा चलने दें, अगर आप नहीं चाहते तो आपका चॉइस है। ठीक है, सो इट इज लेफ्ट टू चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल। आई होप दिस इज क्लियर। तो मतलब मैनेजर खुद अपना केयरफुली खुद डिसाइड करेगा कि उसको देखना चाहिए कि मतलब इसको मैनेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप जब चैनल्स देखते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, तो काफ़ी बार नहीं आता व्यूअर्स डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड। अगर बहुत वायलेंस हो या कोई कार्टून ऐसा हो जिसमें मारम मारी हो रही हो, और तो आपको पता ही है कौन सी टाइप की फिल्में होती हैं जिसमें लिखा होता है कि पेरेंटल डिस्क्रिशन होना चाहिए ये देखने के लिए, या फिर आप इस उम्र से बड़े होने चाहिए देखने के लिए, और फिर भी उसके बाद व्यूअर डिस्क्रिशन इज एडवाइज, वायलेंस भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, जो भी आप समझते हो समझ रहे हो। तो वो डिस्क्रिशन रखने के लिए आपको बोलते हैं, यानी आपको बोलते हैं कि आप खुद अपनी केयरफुल चॉइस करना। अगर आप समझदार हो तो समझदारी से खुद का डिसीजन लेना। हमने तो बता दिया कि देखो अंदर कंटेंट में ऐसा ऐसा मिल सकता है। समझ गए ना? तुम सब हम सब समझते हैं सर, हम वही वही वही, हाँ वही। तो आई बिलीव बीसीजी मैट्रिक्स यहाँ पे होता है खत्म। ठीक है, और हमारा एक रिवीजन भी, मतलब काफ़ी अच्छा वाला रिवीजन भी होता है खत्म। ओके, नाउ ठीक है सर, अभी इतना डिस्कशन हुआ है तो सर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा और डिस्कशन भी कर ही लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक आपसे अगर बात करूँ तो इसी का एक पिताजी मैट्रिक्स है जी मैट्रिक्स। अब जी मैट्रिक्स क्या कर रहा है, जी मैट्रिक्स बोल रहा है कि अपन होशियार बनते हैं ना, अपन 3 का 3 3 करते हैं ऐसा। ठीक है ना, और क्या कर देते हैं, कई जगह पे हरी झंडी दिखा देते हैं ऐसा, कई जगह पे येलो दिखा देते हैं। येलो के अंदर ट्रैफिक में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि खुद सोचना, कि रुक भी सकता है और जा भी सकता है, डिसाइड कर ले, थोड़ी देर में रेड भी हो जाएगी, और तेरे को हरी बत्ती मान के चलना है तो हरी बत्ती मान। अच्छा, और या फिर यहाँ पे रेड। अब क्योंकि ये बोल पा रहा है, देखो आप बताओ, 6 जगह तो ये क्लियरली बता पा रहा है आपने करना क्या है, 6 जगह पे तो ये क्लियरली बता पा रहा है, लेकिन 3 जगह पे ये भी आपको अपनी चॉइस पे ही छोड़ रहा है। लेकिन बीसीजी से बेटर है, क्यों? क्योंकि ओवरऑल फैक्टर्स को कंसिडर करता है यहाँ पे। अ, यार, दिल दे दिया सीने से निकाल के। हाँ, तो इसने कहा कि जहाँ पे उसने यूज़ करा था रिलेटिव मार्केट शेयर, हम यूज़ कर रहे हैं बिजनेस स्ट्रेंथ, और क्योंकि हम बिजनेस स्ट्रेंथ यूज़ कर रहे हैं तो हम ज़्यादा बेहतर डिस्कशन ही कर रहे हैं। सिमिलरली ये भी कहता है कि अगर आप यूज़ कर रहे हो क्या मार्केट अट्रैक्टिवनेस, तो आप सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हो। अब वहाँ पे जब आप बात कर रहे थे तो हमसे एसबीयू और मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर मेजर करने में नानी याद आ रही थी। यहाँ तो बोल रहा है सारे फैक्टर्स डाल के खुद ही मेजर करके देख लो। तो अब सारे फैक्टर्स डाल दिए हैं, और अगर आप डाल पा रहे हैं तो आपकी चॉइस तो अच्छी आएगी ही। इस मैट्रिक्स का नाम क्या था, जी मैट्रिक्स। कुछ नहीं है, इसने लेप लगाया है किसके ऊपर, उसके ऊपर जो हमारा बीसीजी मैट्रिक्स था। मैं उसको कहा कि रुक हम बताते हैं इसको। मॉडल बेस्ड ऑन ट्रैफिक कंट्रोल लाइट भी बोलते हैं। क्या? मॉडल बेस्ड ऑन ट्रैफिक कंट्रोल लाइट, या फिर इसको स्टॉप लाइट स्ट्रैटेजी मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है ना एक स्टॉप लाइट जैसा है। स्टॉप लाइट स्ट्रैटेजी मॉडल भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को इतना समझ में आ रहा है, और हम लोगों को इतना ही मतलब इतना ही समझने का है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर तो आपको हरा रंग मिले, हम पे ये किसने, हाँ, तो आप क्या करना, आप इन्वेस्ट या एक्सपेंड करना, क्योंकि बहुत क्लियर सी चीज़ है। मार्केट अट्रैक्टिवनेस में सारे फैक्टर आ गए, बिजनेस स्ट्रेंथ में सारे फैक्टर आ गए, अगर सब कुछ अच्छी साइड पे ही दिख रहा है तो वाई नॉट। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि या तो आप सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट, या फिर आप अर्न कीजिए। अर्न मतलब पड़े रहिए यहाँ पे, जो पैसे आ रहे हैं आने दें, यानी कह सकता हूँ कहीं ना कहीं हार्वेस्ट की बात करें कि भाई जो मिल रहा है वो कमाओ। अब सिलेक्ट का मतलब क्या है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें लगे कि तुम अच्छा कर रहे हो या तुम्हें इसमें
मेहनत करनी है और तो आप ग्रीन की साइड जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, तो आप किधर जाइए, नीचे जाइए। समझ गए? पड़े रहिए, कमाइए। और यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग कि आप यहाँ पे जो कमा सकते हैं वो कमा लीजिए या फिर निकल लीजिए। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, ये तो आसान ही लग रहा है। आई बिलीव दिस इज फाइन। और मुझे लगता है कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर भी है। अब अगर ग्रीन में रहेगा तो प्रोडक्ट या बिजनेस अच्छा है, अगर येलो में जाएगा तो प्रोसीड विद कॉशन है, यू डिसाइड व्हाट टू डू विद इट। एंड इफ इट इज इन रेड, ठीक है, यू विल हैव टू टेक अ क्रिटिकल कॉल। कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सारा का सारा इजी और क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार अपनी चर्चा को यहाँ पे समाप्त करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो कंटिन्यूइंग द रिविजन दैट वी हैड डन, जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने योग्य है, ठीक है, वो है एनसॉफ्स। एनसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, या इसका एक और नाम भी रखा जा सकता है जिसको हम बोलते हैं एनसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। और देखो, कहीं ना कहीं हम जब बिजनेसेस की बात करते हैं तो मेजरली जो बिजनेसेस है वो ग्रो करने के बारे में सोच रहे होते हैं। हमने ऐसा भी कहा था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब सोच ही रहे होते हैं कि हाँ ग्रोथ 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 ग्रोथ, ठीक है ना। तो ग्रोथ स्टेजेस पे बिजनेस के स्ट्रैटेजीज भी मल्टीपल होंगे। अगर आप देखोगे तो देखो, मैच्योरिटी में कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टेज पे तो करना ही है बहुत कुछ, लेकिन ग्रोथ के मतलब कई सारे तरीके होंगे कि ग्रोथ में क्या क्या करे और, ठीक है। सो ये केवल और केवल ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस या कह लीजिए SBUs को टारगेट करता है। बस इतनी सी बात समझनी है। देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा BCG या GE, वो सब टाइप के बिजनेसेस के लिए कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज दे रहे थे, लेकिन ये सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ को फिर डिटेल में भी बताएंगे। तो ये बताएंगे कि ग्रोथ में कैसे कैसे तरीकों से ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे स्टूडियो के पर्दे नहीं लगे हुए थे, तो साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आता है, या कह लो बाहर का जो शोर है वो मुझे ज़्यादा महसूस होता है थोड़ा सा। आपको तो नहीं होगा क्योंकि रिफाइनमेंट हो रखे हमारे, लेकिन मेरे को होता है, तो इस वजह से बंद करना पड़ा। ज़रा देखिएगा फटाफट, बहुत सिंपल सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो मैंने कहा कि भाई ये सारे हमें ग्रोथ के बहुत सारे नए नए तरीके, अच्छे अच्छे तरीके बताएगा। तो ये बोलता है कि अगर तो आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है या फिर न्यू है, एज वेल एज आपके मार्केट के लिए भी कुछ बताते हैं कि क्या वो मार्केट एग्जिस्टिंग है या न्यू है, तो हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज टू बी डन। क्लियर? हाँ जी सर, ये क्लियर है। अब हमने और आपने इस चीज को समझ लिया है, तो आई बिलीव कि हम लोग इसकी डिस्कशन और डिटेल में कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम इसको डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, तो हमने कहा कि जहाँ पे दोनों चीज़ें एग्जिस्टिंग हैं वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट भी वही है, मार्केट भी वही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि देखो, अगर ये वाला केस है, फर्स्ट केस है, बाकी केसेस इतने मुश्किल है भी नहीं वैसे, सच्ची बताऊँ तो वैसे कुछ भी मुश्किल नहीं है। या तो हम उसका यूजेज बढ़वा सकते हैं, ठीक है। यूजेज बढ़वाने के कई सारे तरीके हैं। उसको कहो कि हेल्दी हैबिट अपनाए, ठीक है। इस तरह की मार्केटिंग करके भी यूजेज बढ़वा सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, आप कुछ ऑफर्स ऐसे दे सकते हो या कोई ऐसी मार्केटिंग कर सकते हो जिसकी वजह से उसका यूजेज बढ़ जाए, ठीक है, जिसका यूजेज बढ़ जाए। ऐसा करने की कोशिश हमारी रहेगी इसके अंदर, मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि क्या तो यूजेज बढ़ा दें, ठीक है, या फिर हम सेल्स बढ़ा दें, ठीक है। सेल्स बढ़ा दें मतलब हम ज़्यादा सेल कर ले, यानी नए लोगों को सेल कर पाए, ठीक है। सो ऑल दो प्रोडक्ट वही है, मार्केट भी वही है, लेकिन उस मार्केट में नए लोग, मतलब जो कुछ और ले रहे थे अभी तक, वो हमें ले पाए तो अच्छा है। तो यानी हम एग्रेसिव प्रमोशंस कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, एग्रेसिव प्रमोशंस कर सकते हैं, कुछ डिज़ाइन पैकेजिंग या यूटिलिटी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो माइन्यूट होने चाहिए। दे शुड नॉट रिप्लेस कि भाई ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही बदल गया, ऐसा नहीं होगा। तो जैसे जो ऐड आते हैं कि रेन अब और भी सफ़ेद, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ज़्यादा नहीं बदलते हैं, लेकिन उनका एक तरीका होता है, ठीक है, कि उसको मार्केट इस तरह से किया जाए कि वो आपको लगे कि हाँ समथिंग हैज़ हैपेंड अराउंड इट, ठीक है। तो हम प्रोडक्शन में मतलब हमारे जो चीज़ है उसको ज़्यादा नहीं बदलते, हम एग्रेसिव प्रमोशंस करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि थोड़ी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हम चेंज कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा प्राइस लो कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें करके अगर हम कुछ कर पाएँ और ज़्यादा मार्केट एक्वायर कर पाएँ तो हम बोलेंगे कि वी हैव डन अ फैंटास्टिक मार्केट पेनिट्रेशन जॉब, दिस इज़ अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ओके, दूसरा क्या हो सकता है कि हम कर दें प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को हमने डाइवर्सिफिकेशन से अलग क्लासिफाई करके समझाने का भी प्रयास किया था, ठीक है। तो साथ के साथ कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करा दे रहा हूँ अभी तक जितना भी पढ़ा है उसका, क्योंकि लास्ट टॉपिक वो डिस्कशन में हो रहा है जो हमारे रिवीजन कॉन्सेप्ट्स में आ रहा है, फिर कुछ नया पढ़ेंगे अगेन, तो ऑब्वियसली हम लोगों को हेल्प हो जाएगी कि अगर हम इसको कवर कर ले और फिनिश भी कर ले तो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं अब, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि जो डाइवर्सिफिकेशन है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसमें क्या अंतर है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है उससे मार्केट नई नहीं बनती, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है उससे मार्केट नया क्रिएट नहीं होता, मार्केट इज सेम या सिमिलर कह लो। सिमिलर मतलब उन्हीं लोगों को हम अपील कर रहे हैं। जैसे कि पहले हम बना रहे थे वायर्ड ईयरफोन्स, और अब आप बना रहे हो ईयरबड्स, या कह लो वो एयर पॉड्स शायद बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कह लीजिए। तो इस तरह की जो चीज़ है वो क्या कर रही है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ है यानी उनके यूजर्स वही हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो हमने कहा हाँ, तो जोग्राफिकल लेना देना नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो मार्केट का यूजर है वो वही है, तो मार्केट भी वही है। अब अगर मैं आपसे कहूँ, देखो मैं एक ऑप्शन और देता हूँ कि हमारी LG वाली कंपनी जो थी वो पहले वॉशिंग मशीन बनाती थी एज अ होम अप्लायंस, अब वो फ्रिज भी बनाती है। तो आप क्या कहेंगे कि ये तो एकदम नया प्रोडक्ट है। हमने कहा हाँ, तो सर प्रोडक्ट ही तो डेवलप किया है, और मान लो पहले इंडिया में बेच रहे तब भी इंडिया में बेच रहे हैं, तो मार्केट भी तो एग्जिस्टिंग ही है। तो मैंने कहा ना जी ना, मैं कहा क्या वॉशिंग मशीन लेने वाला फ्रिज लेता ही है क्या, और क्या ये कोई साथ में लेने वाली चीज है क्या। और कभी ऐसा हुआ है क्या कि वॉशिंग मशीन नहीं लेंगे अब फ्रिज लेंगे, क्योंकि फ्रिज आ गया तो वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है कि फ्रिज में ही धो दिया करेंगे कपड़े। और वॉशिंग मशीन जब ले ली तो बोल रहे हैं कि अब फ्रिज की जरूरत नहीं है, क्यों, बोले वॉशिंग मशीन में फल सब्जियां रख लिया करेंगे। ऐसी बेवकूफी कहीं सुनी है? तो हमने कहा नहीं। तो यानी फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट शुड बी मॉडिफाइड प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट शुड बी मॉडिफाइड प्रोडक्ट। वरना आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप एसेंशियली डाइवर्सिफिकेशन ही तो कर रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट शुड बी मॉडिफाइड प्रोडक्ट, यानी पुराने का यूजेज खत्म करने वाले होने चाहिए। नए जो प्रोडक्ट हैं वो पुराने को रिप्लेस करने वाले होने चाहिए। तो आप समझो कि LG वाला अगर वॉशिंग मशीन बना रहा है तो उसके कस्टमर्स अलग हैं, और फ्रिज बना रहा है तो उसके कस्टमर्स अलग हैं। ऐसा नहीं होता कि फ्रिज लेने आए थे लेकिन लेके वॉशिंग मशीन चले गए साहब। बोले क्यों, बोले बस, ठीक है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट को शोकेस करता है एज कंपेयर टू प्रीवियस या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल कहीं ना कहीं बंद कर देता है नया प्रोडक्ट जो आता है, या फिर उसकी सेल को काटते हुए आता है, ठीक है। तो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में अगर बहुत सारे मॉडल हैं, ठीक है, तो एप्पल अगर आपको आईफोन 15 ऑफर कर रहा है और उसका प्रो मॉडल भी ऑफर कर रहा है और उसका मैक्स मॉडल भी ऑफर कर रहा है, या जो भी प्रो प्लस प्रो मैक्स आई डोंट नो, ठीक है, तो अगर वो 15 भी ऑफर कर रहा है, 15 प्रो भी ऑफर कर रहा है, तो यानी इसके अंदर के जो मॉडिफिकेशंस हैं वो इसकी सेल डिस्करेज करेंगे, जो ये लेगा वो ये नहीं लेगा। ये हुआ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी मार्केट सेम रही उनकी, तो या तो वो ये फोन उठा लेगा या वो ये फोन उठा लेगा, अन्यथा मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ और ही लेने जा रहा था, मैं तो लेने गया था सर लैपटॉप लेके आ गया मोबाइल, ऐसा नहीं होता है,
ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। तो अगर आप एक ऑल टुगेदर नए टाइप के बिजनेस में एंटर करते हो तो उसका मतलब क्या, आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, क्योंकि हर नया बिजनेस जो हम बिल्ड करते हैं, हर नया बिजनेस, मैं अगर मान लो आज, ठीक है, आज क्या मैं करता ही हूं ये चीज तो आपको पता ही है, ठीक है, कि मैं टीचर तो हूं ही, ठीक है। तो जब मैं टीचर था तो टीचिंग करते करते आपको बुखार लगता है कभी कभी कि यार टीचिंग तो कर ही रहे हैं, टीचिंग तो पता नहीं कितनी चलेगी, कितनी नहीं चलेगी, लाइफ टाइम चलेगी कि नहीं चलेगी। और टीचिंग में कहीं ना कहीं पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी मेरे होने से ही टीचिंग होगी, मेरे ना होने से टीचिंग नहीं होगी। मतलब मेरे को बोलना पड़ेगा, फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने जब देखा कि जब ये कोरोना वाला टाइम चल रहा था तो हमने क्या करा, हमने स्टॉक एडवाइजरी देना भी स्टार्ट कर दिया। अब जब मैंने स्टॉक एडवाइजरी देना स्टार्ट करा तो हमने ग्रुप बनाया, बिग बुल्स ग्रुप, जो आज भी वर्क करता है। कई लोग उसमें पैसे बना रहे हैं, हम लोग भी पैसे बनवा रहे हैं लोगों के, ठीक है। तो बिग बुल्स ग्रुप करके हमने स्टॉक एडवाइजरी भी चालू कर दी। तो मैंने कहा कि चलो कल को अगर मेरे को लगता है कि यार टीचिंग कर करके, या इतने टाइम से टीचिंग कर रहे हैं, या फिर अब मान लो कोर्स में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, एक पॉइंट पे आते हैं ना कि हाँ कोर्स स्टैग्नेंट हो जाता है, वही का वही हो जाता है, तो अब की सब चीजें रेडी होती है। जैसे अभी एक बार जब नया सिलेबस आता है तो क्या होता है, आप सारा का सारा कोर्स बनाते हैं, फिर 5-1 साल तक वो सिलेबस मोर और लेस छोटे छोटे चेंजेस के साथ चलता है, ठीक है। तो आपको रिसर्च सारी एक बार कर लेनी होती है, फिर 4-5 साल तक आपका कोर्स क्या होता है, मतलब पुश होता रहता है, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो फिर ऐसा करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, ये भी कर लेते हैं। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक और चीज बनाए, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके। तो मैंने क्या करा, मैंने 2 धंधे ऐसे बनाए जो बिल्कुल अलग थे, ये रिप्लेस नहीं करते मेरी टीचिंग को, ठीक है। तो इनकी मार्केट अलग हो जाएगी। तो जो लोग मुझसे पढ़ते हैं, वो बोलेंगे कि सर के सब्जेक्ट तो हमने पढ़ ही रखे हैं, तो हमें उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने की क्या जरूरत, भाई सर ने क्लास में अच्छा ही पढ़ाया होगा, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े वो लोग बाकी सब्जेक्ट्स का भी, जिन जिन का भी लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही, और ये सीएस के भी आते हैं, सीएमए के भी आते हैं, वैसे ही अगर आप देखें तो स्टॉक एडवाइजरी की बात करूं मैं, तो ये बिल्कुल अलग डोमेन है। तो इसकी नई मार्केट मिलती है, मुझे नए लोग मिलते हैं। अब हो सकता है कि कोई मेरा स्टूडेंट हो ये वाला, वो ये भी ले ले और वो यहाँ पे भी आ जाए, ऐसा हो सकता है। और ऐसा होता है, 20-30% बच्चे तो सेम हो ही सकते हैं, ठीक है, डिट्टो सेम हो सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमने सेम मार्केट को दिया है? मैंने कहा ऐसा नहीं है, हमने मार्केट नए सेगमेंट का क्रिएट करा है, नए लोग आने के लिए क्रिएट करा है। अब बाय चांस क्योंकि ऐसा हो रहा है या लोगों का ट्रस्ट हम पे ज्यादा है तो वो तीनों सर्विसेज ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, इसमें कहाँ को दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि हर नया प्रोडक्ट जो पुराने को रिप्लेस ना करे, जैसे मेरी अब जो भी न्यू क्लासेस होंगी, ठीक है, एफएमएसएम की, वो पुरानी क्लासेस को रिप्लेस करेंगी और करती चली जाएंगी। तो न्यू क्लासेस शैल रिप्लेस ओल्ड वंस, शैल रिप्लेस ओल्ड वंस। तो ये क्या हो गया, इसे हम कहेंगे क्या कि सर ये हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नया प्रोडक्ट आया, उसने पुराने को धक्का लगाया और कहा कि भैया आप तो जाओ, अब मैं चलूंगा, ठीक है। एलसीडी टीवी आती थी, एलईडी में हो गई, क्यू एलईडी में हो गई। तो पहले एमोलेड हुई, फिर क्यू एलईडी हुई, ठीक है ना। तो ये जो भी ट्रांजिशंस हुए, इसमें द न्यू प्रोडक्ट इज रिप्लेसिंग द ओल्ड प्रोडक्ट। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन के बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। चौथी बात, लगे हाथ चौथी बात कर लेता हूं। चौथी बात जो है वो है, देखो प्रोडक्ट वही है तो क्या कर सकते हैं, मार्केट डेवलपमेंट कर सकते हैं। मार्केट डेवलपमेंट कैसे हो सकता है वो भी समझाओ, ठीक है। देखो वैसे डिस्कस्ड है लेकिन रीडिस्कस कर रहा हूं क्योंकि चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी भूले नहीं, मतलब ठीक है ना। ये रिवीजन कॉम्प्रिहेंसिव भी हो जाएगा तो हमारे को क्या फर्क पड़ता है, मतलब अगर आप 1 घंटे में 7-8 घंटे की पढ़ाई रिवाइज कर पा रहे हो तो नथिंग लाइक इट, मतलब अपने को एंड में भी तो यही तो करना है। लास्ट डे भी जब आप जाओगे पेपर देने, वॉट यू वुड बी रिक्वायर्ड टू डू, दिस इज वॉट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। तो मार्केट डेवलपमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। अब मार्केट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, कस्टमर हम नए क्रिएट करना चाह रहे हैं, कस्टमर्स को हम नया लाना चाह रहे हैं, नए जगह के कस्टमर्स लाना चाह रहे हैं, यानी न्यू मार्केट बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो एक तो काम ये हो सकता है कि हम न्यू ज्योग्राफिक एरिया में चल जाएं, न्यू ज्योग्राफिक एरिया में चल जाएं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो अब यहाँ तो बिजनेस कर ही रहा हूँ, ऐसा करता हूँ ये क्लासेस ना मैं, अब सीए का कोर्स चलता ही है कि दुबई में भी चला देते हैं
और दुबई के बच्चों को बोलते हैं कि वहां पे एक छोटा सा सेंटर बना रहे हैं, आप दिरम्स में पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सचेंज रेट नहीं, कुछ नहीं, कोई लफड़ा नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। कि मेरे कोई हैं मौसा जी वोसा जी, वो दुबई रहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई मौसा जी जो है वो दुबई रहते हैं, तो क्या करेंगे, मौसा जी को बोलेंगे कि मौसा जी वो दिरम्स का पेमेंट आप ले लेना, मैं यहाँ से क्लास इशू कर दूंगा, ठीक है। और आप जब अब इंडिया हो तो आप पैसे रेमिट करते रहते हो, तो मैं यहाँ से आपके घर से, जो यहाँ वाला घर है, जयपुर वाला घर है, वहाँ से जाके मैं कैश उठा लाऊंगा, जब भी मतलब साल में जब भी फेरा पड़ेगा, आप नंबर ऑफ क्लासेस का मेरे को करके दे देना। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा सोल्यूशन हुआ। अब हम कह सकते हैं कि एक और तरीका क्या है, एक्सेस टू न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, एक्सेस टू न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। भाई देखो, हो सकता है ना कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ब्लॉक्ड हो मेरे लिए, ठीक है। मैं धंधा करने आया, टीचर बन के आया, पढ़ाने आया। अब मैं जब पढ़ाने आया तो क्या ऐसा हो गया होगा कि हर जना मेरी क्लास हर इंस्टीट्यूशन प्ले करने लग जाए? नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो बॉम्बे में कोई फेस टू फेस कोचिंग है जो बहुत अच्छी चलती है, मान लो ऐसा, बॉम्बे में कोई फेस टू फेस कोचिंग है जो बहुत अच्छी चलती है। अचानक उनका फोन आ गया कि सर हम तो ना पूरा कॉम्बो बेचते हैं 8 सब्जेक्ट का। मैं कहा जी बहुत बढ़िया, अच्छा काम करते हो, ठीक है। तो बोले कि सर अब हम चाह रहे हैं कि हमारे जो पुराने टीचर हैं हमको थोड़े जम नहीं रहे हैं या कुछ अटपटा लग रहा है, तो ऐसा कीजिए, हम आपकी क्लासेस चलाना चाहते हैं, ठीक है, योर क्लासेस। तो मैंने कहा अच्छा जी, इतनी खुशी की बात? तो बोले हाँ। तो हमने कहा जरा बताना आपके पास बच्चे कितने? तो उन्होंने कहा हमारे पास 150 स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने कहा ओके। बोले वो एक डील दे दो, ऐसा करते हैं, आप जो भी कमीशन वगैरह एक्सटेंड करते होंगे 10-20% वो काट के ही दे दो, हम स्टूडेंट को यूं का यूं दे देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी क्लास इतने रुपए की आती थी, आपको लिस्ट प्राइस इतने पे दे देंगे, ली चलाइए, बजाइए इसको, ठीक है, अपने इंस्टीट्यूशन में इसको चालू कर दीजिए। अब क्या हुआ, ये एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ने मेरे लिए एक नई मार्केट खोल दी। ज्योग्राफी नहीं बदली है मेरी, पहले भी बॉम्बे क्लासेस जाती थी, अलग अलग बच्चे ऑर्डर करते थे, लेकिन ये वाले चैनल में मैं कभी सेल नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बो चैनल चल रही थी, आप समझ रहे हो, ये कॉम्बो चैनल चल रही थी। तो यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन के बच्चे इसी इंस्टीट्यूशन के टीचर से पढ़ेंगे, कोई एक सब्जेक्ट के लिए थोड़ी ना अपना पूरा इंस्टीट्यूशन छोड़ देगा। वो बोलेगा कि नहीं ये इंस्टीट्यूशन में तो पढ़ना है, हाँ चाहे बाद में कंप्लेन करता फिर एक आध सब्जेक्ट की, लेकिन ऐसा ही होता है, बच्चा जब जिस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लेता है उसी के साथ बना रहना चाहता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये कॉम्बो वाला जो बच्चा है, अब क्योंकि मैं अब उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हिस्सा हो गया, अब मैं उस एंटरप्राइज का हिस्सा हो गया, तो वो मेरे को नया चैनल मिल गया, ठीक है, एक नया एक्सेस मिल गया, राइट। जब मेरा क्लासेस मेरे चैनल पे भी प्ले होता है, एल्डाइन के चैनल पे भी प्ले होता है, ठीक है, या कोई और यूट्यूब पे भी जब टेलीकास्ट होता है, तो क्या आपको नहीं लगता मेरे को नए चैनल्स मिल जाते हैं? ऑल्दो हमारे पास मार्केट ज्योग्राफी वाइज तो वही है कि इंडिया पढ़ रहा है, नेपाल पढ़ रहा है और दुबई पढ़ रहा है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी नए बच्चे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ उन हब्स के बच्चे खुद के ही होंगे। समझ गए? बहुत सीधी सिंपल बात है। मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मेरा काम भी खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग एक बार ये वाले कॉन्सेप्ट को रैप अप कर रहे हैं और फिर साथ साथ कंटिन्यू भी कर रहे हैं बाकी चीज़ों के साथ में। तो आई बिलीव कि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है हमारे बच्चों को समझ में आ गया है। ओके, अब कुछ करने जा रहे एकदम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नया, ठीक है। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस समथिंग, और मैं बता रहा हूँ मतलब हम लोगों का अभी जो फोकस चल रहा है वो चैप्टर 4 पे चल रहा है, ठीक है। मतलब बेस देना जरूरी था, और ये चैप्टर पहले क्यों पढ़ाना जरूरी है वो आपको ना जब बाकी चीजें पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो चैप्टर का प्लेसमेंट थोड़ा हैप हैजार्ड है, मैं प्लेसमेंट के साथ नहीं खेलता हूँ अपनी किताबों में कभी भी। तो आपको जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 मिलेगा अपने ICAI के मटेरियल में, ठीक है, वैसा का वैसा सेम टू सेम प्लेसमेंट रहेगा, है ना। अंदर कंटेंट तो हम रिफाइन करते हैं, वो हमारा काम है। तो जैसे ICAI की किताब को अगर आप पूरा करेंगे, टाइप सेट करके प्रिंट करेंगे, तो करीब करीब ना SM का जो बुक है उसमें कंटेंट मिला के शायद 210 पेजेस के आसपास आएगा, ठीक है। हमारी जो किताब है वो आपको 100 से 110 पेजेस में आ जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट इससे भी थोड़ी कम भी हो सकती है। हमारा टारगेट है 95 पेजेस के अंदर रखना, मतलब 3 डिजिट ना आ जाए,
ये मेरी कोशिश है, और वो बहुत रिफाइंड होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि उसमें कंटेंट कुछ भी मिसिंग होता है। इट इज़ रिफाइंड इन सच अ वे कि हाँ सही चीज़ें सही तरीके से लिखी हुई हैं, तो आपको है ना दिक्कत नहीं आती। मतलब एग्जाम में आपको एज इट इज़ प्रेजेंट करना है उनको। तो जहाँ पे भी आई से लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं हम, पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने आइडियली देखें तो हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस को ढंग से कर लिया है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों को 3 कॉन्सेप्ट समझने थे, एसबीयू, पीएलसी, एक्सपीरियंस कर्व। तो हमने इन्हें समझा, ये अलग अलग चैप्टर्स में गिवन है, ठीक है, कोई बात नहीं सर। उसके बाद उसके बेसिस पे, नाउ दीज आर बेस अंडरस्टैंडिंग्स, इनको यूज करते हुए हम लोगों ने 3 टाइप के मैट्रिक्स भी पढ़ लिए, ठीक है। एक का नाम अगर पहले पहले का नाम दूं, पहले पहले का नाम तो था बीसीजी, दूसरे का नाम दूं तो हम लोगों ने पढ़ा जीई, और तीसरा हम लोग बोले तो हमने पढ़ा एनसॉफ्स। एक चौथा भी है बट वो हम एंड में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे। हाँ सर, हम लोगों को भी अब बेसिक बेसिक आइडिया है कि हमने ये मेन थीम हमारी ये है, मतलब बाकी चीजें विजन मिशन वगैरह ना वो अपने रेलेवेंट चैप्टर्स में डिस्कस होंगे अच्छे से, लेकिन मेन थीम ये है कि ये सारी चीजें पढ़े। एसबीयू के पढ़ने के चक्कर में हमने कई सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, तो एसबीयू क्योंकि हमने पढ़ा था या एसबीयू हमें पढ़ना पड़ा था, तो उसके चक्कर में हमने कुछ और भी चीजें पढ़ ली थी, जैसे कि सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, और मल्टी डिविजनल कह लो या एम फॉर्म स्ट्रक्चर कह लो, बात एक ही। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं इसके चक्कर में, ठीक है ना। तो हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स भी पढ़ लिए, एक डायग्राम भी बनवा दिया था मैंने आपको, वो आपको कॉपी में मेंटेन करना है। कॉपी में हमको 15-20 पेज ही चाहिएंगे, तो आप पहले जब एसएम की कॉपी को मतलब कहीं भी इस तरह से बना लेना कि हाँ एफएम एसएम के साथ में ही प्लेस हो जाए, ठीक है ना, तो कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। द सेम कॉपी कैन बी यूज्ड फॉर ऑल दी अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। ओके, अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है? अब हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, और वो क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, हमने 3 टाइप की स्ट्रैटेजीज पढ़ी हैं, ठीक है, 3 टाइप की स्ट्रैटेजीज पढ़ी हैं, जिनको हम कह सकते हैं, देखो हम लोगों को 3 टाइप की स्ट्रैटेजीज पढ़नी है। एक तो हमारा मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कॉर्पोरेट लेवल पे, हमारे पास 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो है ही है कोई भी अच्छे बिजनेस में, और मैंने कहा था जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो एक्सपैंडेड बिजनेस स्ट्रक्चर से ही पढ़ेंगे, जिससे कि ज्यादा उम्दा तरीके से पढ़ पाए, ज्यादा अच्छे समझ पाए और हर लेवल पे चीजें समझ पाए, ठीक है ना। तो छोटे बिजनेस मान के नहीं करना है अज्यूम, तो मैंने कहा था कि हमेशा मल्टी बिजनेस एंटिटीज ही मान के काम करना है। तो 3 लेवल आ जाते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल, ठीक है। मैं अगर बात करूं आपके सिलेबस की, तो सिलेबस जो था 2018 का, उसके अंदर ये भी डिटेल में था, ये भी डिटेल में था और ये भी डिटेल में था। लेकिन जब अब आया नया, मतलब जब नया सिलेबस अपडेट कर दिया गया और कह दिया गया कि भाई अब सिलेबस 2024 आ जाएगा, तो उन्होंने क्या करा, अब जिनका भी रेलेवेंसी लगेगी, ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा ये डिटेल तो वही वाली है जो पहले भी थी, ये डिटेल तो वही वाली है जो पहले भी थी, और यहाँ पे हमने कर लिया सिग्निफिकेंट रिडक्शन, ठीक है, यानी कोर्स को कम किया यहाँ। तो सर कहीं वो तो कुछ और नई दूसरी जगहों पे कुछ 1-2 टॉपिक्स ऐड कर दिए होंगे, तो मैंने कहा हाँ, मतलब देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में चैप्टर लंबे लंबे नहीं है, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर हमारी खुद की किताब को रिफाइन करके जो बना है वो 10 पेज का बना है, ठीक है। तो अब 10 पेज क्या ही होते हैं एक चैप्टर के हिसाब से, ठीक है ना। तो आप वैसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। 3 चैप्टर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला के लगभग 52 पेजेस के आसपास आ जाते हैं हमारी किताब में, जो मेरी किताब है, ठीक है। तो आप ऐसा मान के चले कि इसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन करा, तो इसमें 3-4 स्ट्रैटेजी थी वो हटा दी,
वो हटाई क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी एफएम के साथ इसको मिक्स एंड मैच करके पढ़ रहे हैं। तो एफएम के कुछ स्ट्रैटेजीज थे, यानी फाइनेंस का जो पूरा स्ट्रैटेजी था वो हटा दिया, क्योंकि कहा कि एफएम पढ़ तो रहे हो तो क्या जरूरत है। ठीक है, तो मैं आपको एक डिटेल भी दे रहा हूं कि रिडक्शन क्यों हुआ है। ओके, सो दैट आपको क्लियर रहे कि ओके हमको क्या कम पढ़ना है और क्या ज्यादा पढ़ना है। लेकिन एक ऐसी चीज जरूर है, मार्केटिंग, जो हम लोगों को किस में पढ़नी पड़ेगी, इसी लेवल पे पढ़नी पड़ेगी। अब जो हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर कॉर्पोरेट लेवल का ही डिस्कशन है मेनली। ठीक है, और किस चीज का डिस्कशन था? पोर्टफोलियो एनालिसिस का डिस्कशन है। उसमें दो ही डिस्कशन है, यानी जब मैं आपको ये पढ़ा दूंगा तो अमूमन हम एक चैप्टर कंप्लीट ही कर चुके होंगे, और आपको एक बार मैं दिखा दूंगा तो आप बोलेंगे कि हाँ जी ये तो हो गया। अब समझना, कॉर्पोरेट लेवल पे डिसीजंस क्या होते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम मान रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट लेवल पे बैठे हैं और हम यहां से देख रहे हैं, झांक रहे हैं नीचे। ठीक है, कि चलो देखते हैं बिजनेस लेवल पे क्या चल रहा है। ठीक है, बिजनेस लेवल पे क्या चल रहा है। अब एसबीओ होगा तो एसबीओ हो जाएगा, मतलब और मैनेजर जुड़ जाएंगे, बट आइडियली बिजनेस चेक हो रहा है, क्योंकि आते तो यहीं के कुछ बंदे हैं, और कुछ और हायर भी कर लें तो अलग बात है, लेकिन हम बिजनेस लेवल को इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब आप मान के चल रहा, कुछ बिजनेस ऐसे हो सकते हैं जो मेरे ख्याल में लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे किसको? एक्सपेंशन को। आया ना? कुछ बिजनेसेस ऐसे हो सकते हैं जो लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे कि स्टेबिलिटी पे रहते हैं। स्टेबिलिटी क्यों? देखो, हो सकता है ना मैच्योरिटी अचीव करने लग गए, तो उनको लग रहा है कि हाँ अब जो है उसे चलाते हैं, ग्रोथ की जरूरत ही नहीं है। कुछ बिजनेसेस ऐसे हो सकते हैं जो बीमार अवस्था में चल रहे हो, जिन्हें रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी लगानी पड़े। ठीक है, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कहीं ना कहीं हम लोगों को निकलना पड़ रहा है। ठीक है, बाहर आना पड़ रहा है। अब उसके भी कई तरीके हो सकते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी होंगे। सबसे कम जिसमें पढ़ने को मिलेगा, ऑब्वियसली वो इसी में सबसे कम पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई इसमें सबसे कम क्यों करनी है भाई? पढ़ाई मिनिमम है इसमें, इस वाले ऑप्शन में पढ़ाई मिनिमम है। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम जो काम कर रहे थे वही करते रहेंगे। तो कहाँ दिक्कत है सर? जो काम कर रहे थे वही करते रहेंगे तो कहाँ दिक्कत है? तो हमने कहा ठीक है। तो ये इन लोगों को डिसाइड करना होता है कि कौन से बिजनेस अब कैसे चल रहे हैं, उस हिसाब से उन्हें कौन सी मेन स्ट्रैटेजी दी जाए। फिर एक्सपेंशन कैसे कैसे करना है वो ये अपने बिजनेस लेवल पे सोचते रहेंगे। समझ गए मेरी बात? एक्सपेंशन में कैसे करके आगे बढ़ना है वो अपने बिजनेस लेवल पे सोचेंगे, लेकिन इनको पैसे जो है, जो फंड अलॉटमेंट है, वो सारी चीजें जो है वो ऊपर से आएगी। तो वो मेन स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे कि ये बिजनेस को एक्सपेंड करना है, इन बिजनेस को कहना है ऐसे ही चलने रहने दीजिए, इनको देखना है कि भैया देखो कुछ ना कुछ इस पे सुधार कर लो, नहीं तो ये हट सकते हैं, हटाने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो कॉर्पोरेट लेवल पे 3 मेजर स्ट्रैटेजीज हैं। कॉर्पोरेट लेवल पे 3 मेजर स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, और चौथा पड़ता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कब? जब मल्टीपल बिजनेसेस हों तो आप कुछ भी कॉम्बिनेशन लगाएंगे, कुछ पे स्टेबिलिटी लग रही होगी, कुछ पे एक्सपेंशन, कुछ पे रिट्रेंचमेंट। तो हम तो मान के ही चलते हैं मल्टी बिजनेस है, तो इसलिए हम तीनों सीख रहे हैं, तो हम तीनों लगा रहे होंगे इधर उधर कभी ना कभी, कैसे ना कैसे। अब अगर मैं बोलूं कि भाई पीएलसी यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से जोड़ना पड़े, जो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो इंट्रोडक्शन और ग्रोथ वाले ज्यादातर इस साइड ध्यान देंगे, डिक्लाइन वाले जो हैं वो ज्यादातर इस तरफ ध्यान देंगे, और जो मेच्योरिटी वाले हैं वो इस तरफ ध्यान देंगे। क्या हम सही कह रहे हैं? बच्चा कह रहा है कि हाँ सर अब ठीक ही कह रहे हो, मतलब इसमें कुछ गलत तो क्या ही है। मेच्योरिटी वाले इधर ध्यान देंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ वाले इधर ध्यान देंगे, ठीक है, और डिक्लाइन वाले कहीं ना कहीं इनको देख रहे होंगे, राइट? डिक्लाइन वाले इन्हें देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा सोच के काम करते। और कॉम्बिनेशन तो ऑफ कोर्स वो तो लगेगा ही, मतलब अगर मल्टीपल बिजनेसेस है तो मल्टीपल बिजनेसेस है तो विल हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एवरी टाइप ऑफ इट। ओके, तो कॉर्पोरेट लेवल वाले जो है वो क्या देते हैं? कॉर्पोरेट लेवल वाले बोलते हैं कि हम एक ओवरऑल डायरेक्शन प्रदान कर रहे हैं,
अंदर तुम डिसाइड करना, हम फंड अलॉट कर देंगे, हम बता देंगे कि भाई हम आपके थ्रू एक्सपेंशन देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी तुम लगाना अपने हिसाब से, वो बिजनेस लेवल पे सिखा देंगे कि तो कौन से तरीकों से लोग डिसाइड करेंगे, कैसे अपने कस्टमर्स को खुश रखेंगे, उसके तरीके क्या होंगे, उसका अलग चैप्टर पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है सर हमारे को कहीं ना कहीं, और हमको लगता है कि हाँ अब जा करके हम कुछ स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो देखो मैंने कहा था सबसे कम पढ़ाई करनी पड़ेगी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में, ठीक है, तो वो मैं अपना जो कहा था उस पर बरकरार रखता हूँ बात। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि हम क्या करते हैं, हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेके चलेंगे, एग्जिस्टिंग मार्केट्स में लेके चलेंगे। तो मैंने कहा ये तो सुना सुना लग रहा है, तो आपने कहा कहाँ सुना है? मैंने कहा लो पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो, ये रहा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट। ये तो मार्केट पेनिट्रेशन है। अच्छा, और ये जो मार्केट पेनिट्रेशन है ये तो ग्रोथ के लिए ही यूज होता है। मैंने कहा ओ तेरी, समझ रहे हो, समझ रहे हो सर, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं है। इन दोनों को मिला के जरूर आपका मन कर रहा होगा कि मैं बोल दूं मार्केट पेनिट्रेशन, बट आपको ध्यान है मार्केट पेनिट्रेशन जब करना होता था तो हम एग्रेसिव प्रमोशंस करते थे। क्या करते थे? एग्रेसिव प्रमोशंस करते थे, यानी कोशिश भयानक है कि नया मार्केट यानी नए बंदे लोग जो हैं, मतलब जो सेम मार्केट में और लोग जो हमारा सामान नहीं खरीद रहे उन्हें हम एक्वायर करें। ये मार्केट पेनिट्रेशन का काम था। तो क्योंकि मैं अब यहां से कुछ अलग होने जा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट। क्या बोल रहे हैं हम? एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट। हम अपना एफर्ट भी बढ़ा नहीं रहे हैं, मतलब हमने सोच लिया है कि हम जिस प्रोडक्ट में हैं, जिस मार्केट में हैं, और हम अपने सेम एफर्ट के साथ चलते रहेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज अवर एफर्ट्स, मतलब वी आर हैप्पी विद इट। तो कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे खुश हो गए, बिजनेस कर रहे हो या मजाक कर रहे हो, क्या ऐसे, क्या प्रोडक्ट सेम मार्केट सेम, बोल रहे हो कि एफर्ट भी नहीं लगाएंगे, कम से कम मार्केट पेनिट्रेशन तो करते। मैंने कहा नहीं करना रे। तो बोले क्यों नहीं करना रे? तो मैंने कहा हो सकता है ना, हो सकता है कि मैं ऑलरेडी एक रैपिड ग्रोथ फेज देख के आ रहा हूं। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही होगा, बट क्या ऐसा हो सकता है? रैपिड ग्रोथ फेज ऑलरेडी इलैप्स्ड, यानी अभी जस्ट खत्म हुआ है। क्या? रैपिड ग्रोथ फेज। तो मैं सोच रहा हूं कि यार इतना मेहनत करके इतना फैला लिया है, तो अब इसे कंसोलिडेट तो करें, अब इसमें पैर तो जमा लें ढंग से, फिर कर लेंगे बाद में जो भी मटर गश्तियां और करनी है, मतलब और जो मेहनत करनी है वो देखेंगे कि सिचुएशन डिमांड करेगी तो करेंगे, अन्यथा जबरदस्ती में भाई टांगे घिसने का कोई मतलब है? समझो जरा। मैं एक और चीज बताता हूं, कभी कभी क्या होता है, आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो ना बहुत स्टेबल हो जाता है, वहां इतना इंटेंसिटी नहीं रहता है, कंपटीशन भी नहीं तेज हो रहा है, तो जबरदस्ती तुम अगर ग्रोथ करने की कोशिश करोगे तो उल्टा पैसा ही खर्चोगे। बात बहुत पते की है, बहुत सिंपल है, अच्छी बात कर रहा हूं, हाँ या ना? हम जबरदस्ती अगर करेंगे इसमें पुश, तो बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल है, आपको सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हो सकता है आप मेच्योरिटी फेज में हो अपने पीएलसी में, ठीक है, और उसको एंजॉय करना चाहते हो, इस वजह से भी आप चाहते हो कि अब जो चल रहा है चलते रहे, कंसोलिडेशन करना चाहते हो, ठीक है। वी आर सीकिंग व्हाट? कंसोलिडेशन, कि भाई अब अपने एफर्ट्स इकट्ठे कर लें और अब रुक जाएं थोड़ा सा। क्या आपको नहीं लगता कि जो स्टाफ होता है, स्टाफ वो भी एक स्टेबल एनवायरनमेंट में सेटल हो जाता है? एक स्टेबल एनवायरनमेंट में हमारा स्टाफ सेटल्ड महसूस करता है, कैसा कह सकते हैं हम? भाई क्योंकि देखो लेस रिस्क है तो स्टाफ कंफर्टेबल रहेगा, तो भी लगेगा नई चीज़ें ट्राई नहीं करनी, नए फंडे नहीं अपनाने हैं, चीज़ें सारी ठीक है, राइट। और एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कि भाई हम मेंटेन करना चाहते हैं, क्या? स्टेटस क्यो। मैं समझाऊंगा वो सारी चीज़ें। तो देखो अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में और एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट में,
तो क्या हम ऐसा कह दें, एक सवाल उठता है, मेरे मन में भी उठता है, आपके मन में भी उठ रहा होगा कि क्या स्टेबिलिटी में हम कुछ भी नहीं कर रहे? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, क्या ये एक डू नथिंग स्ट्रैटेजी है? सवाल आ जाता है कभी कभी कि भैया बताइए, कमेंट। तो आप बोलोगे कि सर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी डू नथिंग तो नहीं है यार, हम कुछ तो कर ही रहे हैं। तो कुछ क्या कर रहे हैं? देखो, नंबर वन हम ये कर रहे हैं कि जब हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं तो हमने ऐसे ही स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी नहीं लगाई है, हमने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, ठीक है, एनालाइज जरूर किया है, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज जरूर किया है, और हमें ऐसा लगा है कि बाहरी सिचुएशन ये कहती है कि एनवायरनमेंट स्टेबल है, इसलिए स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। तो डू नथिंग तो नहीं कर रहे, राइट? कंटिन्यूअस एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग is still going on, and if there is a need to change strategy, we shall make the relevant changes. तो ये सवाल भी आपकी कॉपी में जाएगा, और अभी मैं पूरा लिख लूं फिर लिखा देता हूं, जल्दी क्यों करनी? ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, अब मैं ढंग से ही वर्डिंग्स में डाल रहा हूं, ठीक है? तो ऐसा कर लेते हैं, is taken up only after a careful external environment एनालिसिस। तो ये बात तो समझ में आ ही रही है कि देखो, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को हमने इसलिए चुना क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट वारंट करता था उस चीज के लिए, मतलब वो सही लगता था उसके अनुसार, और इसलिए करना चाहिए। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम तो एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते ही रहते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का मतलब नहीं एक बार लगा दी बस बैठ गए, हम एनवायरनमेंट को फिर से कैप्चर कर रहे हैं। अगर नीड लगी कि लग रहा है कि कुछ बदलाव आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, कुछ खलबलियां मच रही हैं, कुछ सेटल जो था एनवायरनमेंट, जो सेटल था वो अनसेटल होने लगा है, लग रहा है एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो करेंगे एक्सपेंड, बैठे ही थोड़े ना रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम रेलेवेंट चेंजेस करेंगे एंड वी विल एक्सपेंड, वी विल गो फॉर अ चेंज इन स्ट्रैटेजीज, वी माइट गो फॉर एक्सपेंशन ऑल्सो। तो पहला ऐसा करो, कॉपी में क्वेश्चन लिखो और फिर उसका आंसर का पहला पॉइंट लिखो, ठीक है? क्योंकि ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये अलग से इंस्टीट्यूट चालाकी भरा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको फ्रेम करके देना पड़ता है। तो पास्ट इंस्टीट्यूट के जो आंसर्स हैं सेम क्वेश्चन के, ठीक है ना, उससे कोरिलेट करके दे रहा हूँ, पढ़ेंगे वही हम, उसमें भी कोई कंटेंट में चेंज नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई वो डिटेल सेम ही रखी है उन्होंने, ठीक है, पर ये सवाल पूछ सकते हैं तो इसलिए लिखना चाहिए हमने। आप अपने कॉपी में लिख लें। तो अभी तक कॉपी में हमने एक डायग्राम बनाया और हम ये दूसरी चीज़ ये लिखने जा रहे हैं, ओके? तो इस तरह के कोई टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होंगे मैं कॉपी में लिखवा दूंगा, ताकि आप गड़बड़ नहीं मारे ना, वहां जाके ऐसा लगे एकदम से कि अरे यार ये क्या आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? बहुत ही बढ़िया सर, लिखना स्टार्ट करो। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज टेकन अप ओनली आफ्टर अ केयरफुल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस, continuous environmental monitoring is still going on, and if there is a need to change strategy we shall make the relevant changes. I know you will take more time writing this, so please write it slowly, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वेट कर रहा हूं, 3 मिनट इंतजार करते हैं। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया।
मेरे ख्याल में तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गए क्या 2-3 मिनट? फिर आप क्या 1-1 मिनट में आ गए? रुक रहा हूँ, रुक रहा हूँ, रुक रहा हूँ, रुक रहा हूँ। अब जो दूसरा पॉइंट है, लिखना मत तुरंत, पहले समझना। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं एक्सपीरियंस कर्व का, कि हम जैसे जैसे मेच्योरिटी स्टेज तक आएंगे लगभग लगभग हमको कुछ एक्सपीरियंस हो चुका होगा, स्टेबिलिटी पार कर ली, ग्रोथ पार कर ली, तब तक हमें एकदम क्लियरली पता होगा कि अब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ गई होगी और सेम काम करते करते भी स्टाफ को टाइम हो गया होगा, और हम क्योंकि अब स्टेबलाइज कर रहे हैं कि आप ऐसे ही करें, अब कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ नया काम नहीं करना है, कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही करें, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो रोजमर्रा के फंक्शंस है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, तो उनमें पैसे बचने लगेंगे, स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं लगता हम लोगों को? यस। सो while pursuing, साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा। ओके, वैसे समझा दिया है लेकिन और जरूरत होती है ना कभी कभी। तो while pursuing stability strategy, the endeavor the endeavor is to enhance the endeavor is to enhance functional efficiencies। सेम काम बार बार कर रहे हो और एक जैसा एनवायरनमेंट मिल गया है, तो फंक्शनल सुधार तो हो ही सकते हैं, एफिशिएंसीज तो बढ़ ही सकती है, इन एन इंक्रीमेंटल वे। इन एन इंक्रीमेंटल वे थ्रू better application and utilization of resources। Therefore, we shall achieve incremental gains। The above discussion clearly indicates that a stability strategy is not a do nothing strategy। क्या भाई, वो डू नथिंग थोड़ी बोलते हैं, दो काम तो कर ही रहे हैं, एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे और दूसरा अपने फंक्शंस में सुधार करते जा रहे थे, क्योंकि सेम काम बार बार कर रहे हैं तो और सुधार कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस बेनिफिट्स तो हो ही रहे हैं। तो ऐसा कैसा कह दिया कि कुछ नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं हम, हमारा फोकस जो है वो अलाइंड हो गया टुवर्ड्स रेगुलर ऑपरेशनल वर्क, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, आ गया सर समझ में? तो आ गया, गया दिमाग में, एकदम गया, लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा और लिख लो इसको भी ढंग से, फिर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। तो
एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना चाहता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ लिख लिया होगा सभी ने, ठीक है। तो इजाज़त मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ओके। नहीं तो अपने सहपाठियों की किताबों में से वो कॉपी में से कॉपी कर लेता। हाँ, जो रिकॉर्डिंग में देखेंगे पॉज कर लेना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू। अब स्टेटस क्यू क्या होता है, स्टेटस क्यू क्या चीज़ है वो समझते हैं। स्टेटस क्यू का मतलब होता है कि आपकी ना एक इज्जत बन जाती है एक काम के प्रति, होता है ऐसा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, तो एक कंपनी है मान लो बेंटले, तो ये कार बनाती है, कार। अब बेंटले कंपनी की ब्रेटलिंग नाम से वॉचेस भी आती हैं, घड़ियां, समझ रहे हो। और ये कंपनी कुछ और भी बनाना चाहे तो बनाती होगी, ठीक है। अब आप ये समझें कि अगर कोई जन, ठीक है, ये भी कर रहा है। अब मैं इसका थोड़ा अटपटा एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं, ज्यादा समझ पाएंगे। आज आप एक वर्ड जानते हैं बाटा, और बाटा के आते हैं शूज। अब आपने कहा एक्सपेंशन करना है, तो बाटा ने कहा कि हाँ जूते तो बेच ही रहा था, थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लेता हूँ, पिज्जा भी बेचना चालू करता हूँ डोमिनोज जैसे। तो अब आपके बाटा नाम के पिज्जा आ रहे हैं, फ्रॉम द हाउस ऑफ बाटा पिज्जा, और डब्बे में रख के ला रहा है। आपका दिमाग नहीं खराब हो जाएगा? बोले इनमें ऐसा लग रहा है कि कहीं पता नहीं कि तू पहले कभी जूते रखते होंगे, अब पिज्जा रखने लग गए, ऐसा लगेगा आपको? हाँ, हो सकता है सर। तो इसका मतलब ऐसी कंपनीज, ठीक है, खासकर अपना स्टेटस क्यों मेंटेन करना चाहेंगी, मतलब स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में नहीं करना चाहते एक्सपैंड। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, जिन एक्टिविटीज के लिए नोन नोन है, हम जिन चीजों के लिए नोन फॉर हैं, क्यों ना उन्हीं को कंटिन्यू करें और शांत रहें। अगर किसी की कोई चीज अच्छी चल गई है तो जनरली वो लोग चाहते हैं कि उसको कंटिन्यू करें। आप देखना अक्सर, जैसे ना कोई अच्छी कॉफी शॉप होगी ना, जैसे नुक्कड़ की दुकान होती है, कॉफी वाला होता है, तो हम वहाँ पे आपको पता चला कि कॉफ़ी आपको पसंद आ गई और ना लोग जाने लग गए बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, वो फिर सोचेगा कि यार चलो मैगी भी बना देता हूँ, फिर ये भी बना देता हूँ, फिर वो भी बना देता हूँ, फिर वो भी बना देता हूँ, फिर वो भी बना देता हूँ। तो उसने तीन चार चीज़ें डिसाइड कर ली। अब क्या हुआ, उसके यहाँ आपने मैगी खाई, आपने कहा तो घटिया है। फिर आपने समोसा खा लिया, आपने कहा यार ये भी ठीक नहीं है। फिर आपने मान लो पनीर टिक्का भी बेच रहा था वो, या कह लो वो बेच रहा था पनीर फ्राइड जो होता है ना, पनीर पकोड़े, वो भी बेकार निकले। अब क्या होगा, क्योंकि आप पहले उसको सिर्फ कॉफी बनाने वाले की तरह देखते थे और कॉफी बहुत अच्छी थी तो आप कॉफी के लिए जाते रहते थे, बट अब क्योंकि उसने तीन चीजें और लगा ली हैं इसके साथ में, एक्सपैंड कर लिया है, तो अब आप इसको ओवरऑल कैफे की तरह देख रहे हैं। अब एक कॉफी प्लेस की तरह नहीं देख रहे, बट बल्कि एक फुल फ्लेजेड कैफे की तरह देख रहे हैं, विद फूड एज वेल एज बेवरेज। अब क्या हो गया, क्योंकि आप अब इसको F&B की तरह व्यू कर रहे हैं, तो अब कोई भी कस्टमर होगा ना, उसका व्यू पॉइंट क्या होगा, यार यार यहाँ तो ना मैगी अच्छी मिलेगी, ना समोसा अच्छा मिलेगा, ना पनीर टिक्का अच्छा मिलेगा, तो यार यहाँ कॉफी पीने क्यों बैठे, फिर कहीं और ही बैठते हैं जहाँ ये भी ठीक मिल जाएंगे और कॉफी भी ठीक मिल जाए। तो यानी कॉफी वाला कस्टमर खुद ही तोड़ रहे हैं। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए भी कई लोग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को परसूड रखते हैं कि चलो जो चीज में अच्छे हो गए, मेच्योरिटी चल रही है, अपना स्टेटस क्यों बनाने के लिए उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। क्योंकि परसेप्शन चेंज हो गया कस्टमर का। अब वो दुकान से वो कुछ और एक्सपेक्ट करने लग गया कि चार चीजें दे रहे तो फिर और भी चीजें जो मिल रही हैं वो ठीक मिलनी चाहिए। अगर वो ठीक नहीं मिल रही तो वो सोचेगा कि यार फिर अब उसकी आदत लग गई कि चलो ठीक है कुछ खा ही रहे हैं यहाँ पे, अब सिर्फ कॉफी के लिए तो आते नहीं है, खाना मिल ही रहा है, उसका परसेप्शन ड्राइव हो जाएगा टू सम अदर प्लेस। अब समझ रहे हो? तो स्टेटस क्यों काफी काफी बार मेंटेन करना बहुत अच्छा है। जैसे समझो कार तो बहुत मान लो क्वालिटी आ रही है और वॉच में हर दिन अड़ंगियां आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या हो रहा है, कार की ब्रांड भी डिमिनिश हो रही है कि क्या पता यार इनका लोगों का क्वालिटी काम ही नहीं होगा। तो इन सच केसेस, ठीक है, वेर इन फर्म्स फील कि मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू, दैट मीन्स वॉट एवर वी आर नोन फॉर, लेट्स कंटिन्यू दैट, ठीक है, उसी में एक्सेल करे, उसी में अच्छा रखे। तो वो लोग, काफी लोग, इस तरह के लोग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं अपना स्टेटस क्यू मेंटेन करने के लिए।
ठीक है, यानी जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं हम उसके लिए रखें, यानी हम लोग कोई भी नया रिस्क नहीं लेंगे, नो न्यू रिस्क नहीं लेने का, रिस्क जैसा चल रहा है चलने दो, सो वी आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क व्हाट्सएवर। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है मेरे ख्याल में, कोई लफड़ेबाजी है नहीं, और करते हैं मतलब नेक्स्ट क्लास में जो भी करना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, और मेरे को मिस करना, मैं आपको मिस करूँगा, और टेक केयर।